हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज़ बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थेरी भर भर के इस चैप्टर में दी हुई है और हम पूरी थेरी कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा जाने वाला है बट वर्थ इट रहेगा, आपके मार्क्स कवर होंगे और इसमें से हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ बजट्स। जो टाइप्स ऑफ बजट है, जो काफ़ी सारे अलग अलग बजट्स है और आप याद नहीं रख पाते हो कि उसमें क्या डिफरेंस है, अंदर के पॉइंट्स क्या है, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इसमें मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स के थ्रू उसको कवर किया हुआ है और आसानी से आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे एग्जाम के वक्त भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है, तीन अलग अलग नाम है, बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो बजट मतलब क्या है, कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब अमाउंट रहता है कि बजट मतलब क्या, मतलब एक अमाउंट जो हमारा एस्टिमेट है कि कितना खर्चा लगने वाला है कोई एक पर्टिकुलर चीज का जिसका भी आप बना रहे हो। फिर बजटिंग क्या है, बजटिंग इज अ प्रोसेस, जैसे आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा ना, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। सिमिलरली बजट यानी कॉस्ट, बजटिंग यानी प्रोसेस और बजटरी कंट्रोल मतलब पूरा मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है और हम तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज बजट। कि बजट क्या है, सुना तो आपने बहुत बार होगा। ठीक है, बजट बजट, तो बजट बेसिकली क्या है, एक फोरकास्ट है। बजट इज अ टाइप ऑफ फोरकास्ट, एक टाइप का टारगेट है जो आप अपने लिए सेट करते हो कि आने वाले साल में कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप अपने लिए क्या टारगेट रख रहे हो। इट इज अबाउट फ्यूचर। सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करना है दैट इज इट इज अबाउट फ्यूचर। इट इज नॉट रिगार्डिंग पास्ट, इट इज नॉट रिगार्डिंग प्रेजेंट, इट इज रिगार्डिंग फ्यूचर। ठीक है, और इसीलिए वो हमेशा एस्टिमेटेड होता है क्योंकि फ्यूचर फोरकास्ट ही आप कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फीचर्स क्या है बजट के, क्या उसका रेलेवेंस है, कैसे बनेगा, वो सब हमको इसमें पढ़ना है। नंबर वन, बजट इज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मतलब प्रिसाइज, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, ऑफ क्या क्या, फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव पॉलिसी। आपकी जो भी इंटरनल पॉलिसी है, जो भी आपको अचीव करनी है, जो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हो, तो जो भी आपकी पॉलिसी है उसके हिसाब से, उसके डायरेक्शन में आप अपने टारगेट सेट करते हो। तो फाइनेंशियल एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों बजट्स होते हैं। ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव में हो सकता है, वैल्यू में यानी मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। टू फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट मैनेजमेंट डिसाइड टू फॉलो इन द इमीडिएटली नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। आने वाला जो एक साल है, जो फ्यूचर पीरियड है, उसके लिए आप ये बजट बनाते हो। बजट इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, एक आउटलाइन आपको बताता है, एक बर्ड्स आई व्यू देता है कि आने वाले साल में क्या होने वाला है, फाइनेंशियल एज वेल एज क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप क्या करने वाले हो। ये आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताता है कि आने वाले साल में कोई कंपनी क्या करने वाली है, ये आप उसके बजट से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो फिक्स टाइम के लिए होता है, प्रिसाइज होता है क्योंकि आप उसको क्वांटिफाई करते हो, फ्यूचर के लिए होता है और इसीलिए वो एस्टिमेटेड होता है और उसको आप अपने टारगेट की तरह मानते हो क्योंकि आप उसको आगे कंट्रोल के लिए यूज करने वाले हो। ठीक है, बजटरी कंट्रोल के लिए यूज होता है, कंट्रोल फंक्शन होता है, तो इसीलिए आप आगे चल के उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल से और बाद में आप करेक्टिव एक्शन भी लेने वाले हो। मतलब वो आपके लिए एक टारगेट की तरह सर्व होता है जिससे आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा, जिससे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। फिर है इट ट्रांसलेट्स द पॉलिसी इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म। जो मैनेजमेंट ओवरऑल लेवल पे पॉलिसी बनाती है वो बहुत ही वेग होती है, बहुत ही ऊपर ऊपर से होती है और वो सब इंग्लिश में होती है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो पॉलिसी को आप एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ताकि लोगों को समझ में आए कि उनको करना क्या है। ठीक है, बजट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग द गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑपरेशनल टर्म्स। यानी ग्राउंड लेवल पे जो टॉप लेवल पे बन रहा है, जो ऊपर ऊपर से विजनरी फॉर्म में बन रहा है, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे टारगेट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बजट। तो एसेंशियल फीचर्स क्या है, पहला कि वो फिजिकल यूनिट्स में भी हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों में आप बना सकते हो। फिर है प्रिपेयर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। हवा में नहीं बनता, उसका एक बेस होता है पॉलिसी। जो आप अलग अलग पॉलिसी पढ़ते हो ना, कॉर्पोरेट पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, फंक्शनल पॉलिसी, तो पॉलिसीज जो होते हैं, जो मैनेजमेंट बनाता है, उसी का फर्दरमेंट होता है, उसी के अचीवमेंट के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। तो जो पॉलिसी मैनेजमेंट बनाता है उसी को हासिल करने के लिए
आप बजट्स बनाते हो। प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ऑब्वियसली तभी तो काम आएगा, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हो। जब भी आप कंट्रोल फंक्शन यूज करते हो आपको हमेशा चीजें इन एडवांस ही करनी पड़ती है, ताकि आके चल के आप उसको कंपेयर करो और उसको कंट्रोल के लिए यूज करो। फिर ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू अ फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर का बजट बन रहा है, पास्ट का नहीं बन रहा, प्रेजेंट का भी नहीं बन रहा, आने वाले समय का वो बन रहा है। एंड शुड बी मॉनिटर्ड पीरियोडिकली, क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल के लिए यूज करने वाले हैं अपन। कंट्रोल के वजह से ही आप मॉनिटरिंग करो, लगातार मंथ ऑन मंथ आप उसको कंपेयर करो कि क्या सोचा था, क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, आने वाले समय में कैसे डिफरेंसेस को, वराइंसेस को कैसे रिड्यूस किया जाए, यही आपको करना होता है और यही कंट्रोल फंक्शन का काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका बेसिक कंसेप्ट, दैट इज बजट, कि बजट होता क्या है। ठीक है, इट्स अ एस्टिमेट। अब नॉर्मल लैंग्वेज में जब आप बोलते हो फोरकास्टिंग, उसमें और फिर बजट में क्या फर्क है? नो डाउट बजट इज ऑल्सो फोरकास्ट, बजट स्टार्ट्स विद द फोरकास्ट, इट इज द फर्स्ट एंड प्रिलिमिनरी स्टेप ऑफ द बजट। तो फोरकास्ट तो पहले हो गई, बट फर्क क्या है वो आपको समझना है। तो ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूं कि फोरकास्ट क्या होता है। फोरकास्ट है कि क्या प्रोबेबल इवेंट्स हैं, क्या होने वाला है, आप क्या चाहते हो वो नहीं है, क्या अपने आप होने वाला है। अगले साल आप कितनी सेल कर पाओगे, अगले साल आपका क्या खर्चा होगा, अगले साल आपका क्या प्रॉफिट होगा, बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड, बिना आपके इंटरवेंशन के अपने आप क्या होने वाला है, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर मार्केट शेयर, क्या अपने आप हो सकता है। जब आप वो निकालते हो दैट इज कॉल्ड एज फोरकास्ट। उसमें आपका पॉलिसी, आपका विजन, आपका टारगेट, आप उसको मोल्ड नहीं करते हो, अपने आप जो होने वाला है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, वो होता है फोरकास्ट। तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है वो, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, उसको कहते हैं आप, उसको प्रोबेबल इवेंट्स विच आर लाइकली टू बी हैपन अंडर एंटीसिपेटेड कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस आप को पता होता है, आप अंदाजा लगाते हो कि क्या डिमांड होगा, क्या एक्सटर्नल फैक्टर होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, ये बेसिक चीजें आप अज्यूम करते हो और बेस्ड ऑन दैट आप फोरकास्ट करते हो। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस बजट क्या होता है, बजट डिस्प्लेज दैट पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर पीरियड अंडर प्लान्ड कंडीशन। ठीक है, अंडर प्लान्ड कंडीशंस आप क्या हासिल करना चाहते हो, अंडर प्लान कंडीशंस आप क्या हासिल करना चाहते हो, आप क्या अपने आप के लिए टारगेट रखना चाहते हो, जो मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म पॉलिसी से आप डिराइव करते हो, उसको कहते हैं बजट। फिर है फोरकास्ट बीइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स डू नॉट कनोट एनी सेंस ऑफ कंट्रोल। आप उसको कंट्रोल के लिए यूज नहीं करते हो, उसका आगे आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, बस एक फैक्ट है कि क्या हो सकता है या एक अंदाजा है कि क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फोरकास्ट। उसका आपके कंट्रोलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए यूज नहीं करते हो। लेकिन बजट क्या है, बनता ही कंट्रोल के लिए, टारगेटेड है, प्री प्लान्ड है कि ये टूल बजटिंग के लिए मतलब कंट्रोल फंक्शन के लिए यूज किया जाएगा, इसीलिए बनता है। ठीक है, इट इज अ टूल ऑफ कंट्रोल सिंस इट रिप्रेजेंट्स अ एक्शन व्हिच कैन बी शेप्ड अकॉर्डिंग टू द विल सो दैट इट शुड सूट द कंडीशन दैट मे अनएक्सपेक्टेडली कम अप। तो आप हर चीजों के लिए अपने आप को तैयार करते हो, क्योंकि हर बार अनसर्टेनिटी होती है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो हर चीज में आप क्या करोगे आप पहले से ही तैयारी कर लेते हो, तो उसको आप कंट्रोल के लिए, अपने डायरेक्शन के लिए यूज करते हो। फिर फोरकास्टिंग क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेप है। बजट के लिए भी पहले फोरकास्टिंग तो आपको करनी ही पड़ती है, तो जहां फोरकास्टिंग खत्म होती है वहां से बजटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, इट बिगिंस वेयर द फोरकास्टिंग एंड्स, और फोरकास्ट को ही आप बजट के रूप में ढालते हो, फोरकास्ट को ही आप बजट के रूप में ढालते हो, अपने पॉलिसी इनपुट्स, अपने जो भी कंट्रोल फंक्शंस हैं, अपनी सारी चीजें कस्टमाइज करते हो, उसको एक शेप देते हो बजट का। ठीक है, फिर है फोरकास्ट है वाइडर स्कोप, कि फोरकास्ट सिर्फ फाइनेंशियल्स का नहीं हो सकता, फोरकास्ट तो बहुत सारी चीजों का होता है, वेदर का होता है, क्रिकेट मैच का क्या होगा वो भी फोरकास्ट है, हर चीज जो भी अनसर्टन चीजें उनकी आप किसी की भी फोरकास्टिंग कर सकते हो। लेकिन बजट्स सिर्फ बिजनेस और सिर्फ फाइनेंशियल या सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज का होता है, तो स्कोप वाइज बजट का स्कोप थोड़ा कम है, कम जगह पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बजट्स हैव लिमिटेड स्कोप, इट कैन बी मेड ऑफ फिनोमिना नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली, मतलब ऐसी चीजों में ही बनाया जा सकता है जहां क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है। वेदर फोरकास्टिंग देखो अलग है, उसमें हो सकता है मतलब मेजरमेंट ना कर पाओ, लेकिन बजट का लिमिटेशन क्या है कि मेजरमेंट जरूरी है, बिना मेजरमेंट आप बजट नहीं बना सकते। ठीक है, और फिर है
कि फोरकास्ट क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है कि कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, अनसर्टन होता है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, उसमें आपका कुछ रोल नहीं होता। लेकिन बजट आपके टारगेट से होता है, उसका डायरेक्शन आपकी पॉलिसी और आपका टारगेट होता है। तो फोरकास्ट डायरेक्शन लेस है, उसमें आप डायरेक्शन नहीं देते हो। जैसे अपन हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हैं ना, वो होता है फोरकास्ट, और हैंडल पे हाथ रख के जब गाड़ी चलाते हो दैट इज बजट। तो ये फर्क है, बिना हाथ के आप चला रहे हो तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है, गिर भी सकते हो, तो वो होता है फोरकास्ट। इट इज फ्लेक्सिबल, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बजट आप अपने हिसाब से बनाते हो, अपने लिए बनाते हो, तो उसमें आपका एक डायरेक्शन का, एक विजन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ठीक है, चलिए सर, तो ये था फोरकास्ट वर्सेस बजट। अब है बजटिंग, जो मैंने आपको बताया, बजट बनाने का ही जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं बजटिंग। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, उसमें स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 डिजाइनिंग, कि आप बजट को डिजाइन करो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए, तो डिजाइन बनाओ, फिर इंप्लीमेंट करो, लागू कर दो, और फिर ऑपरेटिंग बजट आप उसके तैयार करो, डेटा अक्यूमुलेट करो अलग अलग डिपार्टमेंट से, और अक्यूमुलेट करके आप अपना बजट बना लो। तो बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे आप बजट को डिजाइन करते हो, बजट को इंप्लीमेंट करते हो, बजट को बनाते हो, ऑपरेटिंग बजट आप बनाते हो। ठीक है, तो ये सिंपल है बजटिंग क्या होता है। अब है सबसे मेन जो पूरा चैप्टर है, दैट इज बजटरी कंट्रोल। मतलब हम कंट्रोल पढ़ रहे हैं। कंट्रोल क्या होता है आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा। कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, ये वर्ड आपने सुना होगा ना, तो कॉस्ट कंट्रोल वाला ही पार्ट है कि आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल में क्या करते हैं, पहले आप एस्टिमेट करते हैं, आप एक बजट बनाते हैं, या आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर आप एक्चुअल मेजर करते हैं, फिर एक्चुअल और बजट को आप कंपेयर करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वरायंस को आप एनालाइज करते हो, और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वरायंस आप सूटेबल एक्शन लेते हो। ठीक है, तो वही है जो आप पढ़ते हो। ठीक है, तो क्या है बजटरी कंट्रोल, 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला है आप बजट बनाओ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, फिर है कंटिन्यूअस कंपैरिजन विद द एक्चुअल विद द बजटेड रिजल्ट्स, और फिर वरायंस निकाल के आप उसमें एक्शन लो। अब एक्शन क्या हो सकता है कि अगर खर्चा ज्यादा लग रहा है तो आप उसमें एक्शन लोगे, जिसकी गलती है उसको निकालो, या सिस्टम्स थोड़े से इंप्रोवाइज कर लो, देखो किसकी गलती की वजह से खर्चा ज्यादा लगा है। और अगर किसी की गलती नहीं थी, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो आप बजट को ही रिवाइज करो। तो वो आता है प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इट्स रिवीजन। तो अगर किसी पर्सन की गलती नहीं है, किसी मैनेजर की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, बियॉन्ड कंट्रोल कोई चीज हो रही है, एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से कोई हो रहा है, तो आपको बेटर एक्शन क्या होता है, आप बजट को ही रिवाइज कर लो, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली यू क्लासिफाई द वरायंसेस इनटू कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल है, आप कुछ कर सकते हो तो आप कर लो, इंटरनल चेंजेस कर लो, लोगों को निकाल दो, चेतावनी दो, या जो भी करना है करो। और अगर वो अनकंट्रोलेबल है तो आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि किसी की गलती नहीं है। तो बेटर है आप बजट को ही रिवाइज कर लो, सुटेबली मॉडिफाई कर लो, ताकि अगली बार से ये वरायंसेस न आए। ठीक है, फॉर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, तो आप बजट को रिवाइज कर लेते हो। In short, budgetary control means laying down monetary and quantitative terms what exactly has to be done. ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, and to ensure that actual results do not diverge from the planned course of implementation more than necessary. हल्का सा डेविएशन तो आएगा, exactly जैसा प्लान करते हो वैसा तो होता नहीं है, कुछ तो फर्क आएगा, बट बहुत ज्यादा फर्क ना आए, एक लिमिटेड रेंज में फर्क आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड डेविएशंस ना आए, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम बजटरी कंट्रोल करते हैं, क्या फायदे होते हैं, यही सब है। काफी चीजें कॉमन है, ऊपर से मैं फटाफट बताऊंगा। ठीक है, तो क्यों करते हैं बजटिंग। ठीक है, पहला है कि कोऑपरेटिव एफर्ट हो जाता है, एंडेवर, कोऑपरेटिव एफर्ट। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है नॉर्मली। तो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी टीम्स होती हैं, पर ऑब्जेक्ट सबका सेम है, मिशन एंड विजन सबका सेम होता है। तो सबको एक डायरेक्शन में लेके जाना सबसे बड़ा एफर्ट होता है। और बजट एकमात्र ऐसा एक टूल है आपके लिए जिसमें आप अलग अलग टीम्स को एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। उनका इंडिविजुअली अलग अलग टारगेट्स होता है, पर कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है वो सेम होता है। तो एक ही डायरेक्शन में उसको बांधने के लिए बजट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन अ कोऑपरेटिव एंडेवर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। फर्म के गोल्स पे, कंपनी के गोल्स पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। उस सारे डाइवर्स टीम्स को एक कॉमन डायरेक्शन में लेके जाने का काम ये करता है। ठीक है,
फिर है टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल विद डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, कुछ सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज होते हैं, ठीक है। तो सबको वही एक जोड़ना बहुत मुश्किल काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल काम है। तो जहां पावर्स दे रहे हो वहीं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बनाने में आपको मदद करेगा। अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्लानिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो भी सिचुएशंस आप फेस करने वाले हो, जो भी चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो, आपको पहले से ही पता होता है, तो आप उसके लिए प्रॉपरली प्लान करते हो, ऑल्टरनेटिव्स आप ढूंढ लेते हो और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करते हो। और जब भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हो तो जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसको कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट जो आप कमा सकते हो विद अ लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज। तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आप अर्न कर सकते हो। फिर है एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल आप प्रोवाइड करते हो। आपको पता ही है ब्लड की तरह काम करता है वर्किंग कैपिटल, सिर्फ फिक्स एसेट से कोई बिजनेस आप कर नहीं सकते। एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नेसेसरी। तो अगर आप प्लानिंग कर लेते हो प्रॉपरली, अनप्लैंड हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्लानिंग में तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको हर वक्त इंश्योर करना है कि एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक का इफेक्ट, हर वक्त एडिक्वेट बैलेंसेस हमारे होने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चलते जाए। फिर है रिड्यूस लॉसेस एंड वेस्टेजेस। ठीक है, पहले से ही प्लानिंग कर रहे हो, हर चीज पता है, तो कोशिश यही करनी है कि लॉसेस कम से कम हो। अगर अनअवॉइडेबल है तो ठीक है, बट मिनिमाइज करना है, लॉसेस और वेस्टेजेस को मिनिमाइज करना है क्योंकि वो अनअवॉइडेबल होते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आप कर रहे हो तो वेस्टेज तो होंगे ही होंगे, होते ही हैं। तो क्या होने दे जितना होना है, नहीं, मिनिमाइज करो, इंप्रोवाइज करो, सिस्टम्स को अच्छा करो, मशीनरी को इंप्रूव करो ताकि कम से कम लॉस हो। क्लियरली सेट आउट वेयर द एफर्ट इज नीडेड टू रेमेडिएट सिचुएशन। जब आप पूरा प्लान कर लेते हो, हर चीज आपको पता होती है, तो आप सिचुएशन को समझ के क्या रेमेडी होनी चाहिए वो भी आप रास्ते निकाल सकते हो। तो रास्ते निकालने का एक एडवांटेज आपको मिलता है। और फिर है जो अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज आर कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल। जो पहला पॉइंट पड़ा, ऑलमोस्ट मेन यही है कि सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, क्योंकि काम सबको मिलके करना है। हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, परचेस वाला, सेल वाला, प्रोडक्शन, हर इंसान इंटरडिपेंडेंट है। डेटा के लिए, ऑर्डर्स के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए इंटरडिपेंडेंट है। तो आप एक दूसरे से बात किए बिना काम नहीं कर सकते। तो आपके टॉकिंग टर्म्स होनी चाहिए, आपको कोऑर्डिनेटेड वे में इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तभी फर्म अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे 7 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ऑलमोस्ट सिमिलर वे में फायदे भी हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके लिए हम जो चीज कर रहे हैं वो हासिल हो जाती है, वही तो हमारे फायदे होते हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स होते हैं एडवांटेजेस में। बोलो, पहला है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। सेम, रिड्यूस लॉसेस, वेस्टेज, वही है ना। अगर आप लॉसेस मिनिमाइज कर रहे हो, वेस्टेजेस मिनिमाइज कर रहे हो, ऑप्टिमम यूज कर रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज का, मतलब आप काम कैसे कर रहे हो, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। तो सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो जब आप ऊपर के ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते हो तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। तो आप एफिशिएंसी और इकोनॉमी के साथ कम करते हो, कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाते हो, कम से कम वेस्टेज और लॉस में। इट एस्टैब्लिशेस डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंट्रलाइज कंट्रोल, तो आप प्रॉपरली डिवाइड कर लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर लेते हो। कोऑर्डिनेट्स विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा एडवांटेज है। सब बिखरे हुए डिपार्टमेंट्स हैं, एक धागे से अगर आपको बांधना है, वो धागा क्या है, बजट। फिर है it acts as a safety signal for the management. It serves as an automatic check on the judgment of the executive as losses are revealed in time, which is a caution for the management to stop wastage. तो आपको सब पता चल जाता है, कब कैश का शॉर्टेज आने वाला है, कब मटेरियल का शॉर्टेज आने वाला है, कब क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, सब आपको पता चल जाता है। तो आपको सिग्नल पहले से मिल जाता है कि भैया यहाँ पे कैश शॉर्टेज है, तो पैसे पहले से ही बोरो कर लो। यहाँ सरप्लस आने वाला है तो पैसे खाली नहीं रखेंगे, पहले इन्वेस्ट कहाँ करना है वो सोच लेंगे। कहीं कहीं अगर मटेरियल की शॉर्टेज है तो दूसरा सप्लायर ढूंढ लेंगे, लेबर की शॉर्टेज है तो एचआर वाले को पहले से बोल देंगे। तो हर प्रॉब्लम्स आपको पता चलने वाला है। एक सेट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या क्या इनपुट्स लगते हैं वो आपको सब पता है। तो जब अवेलेबल नहीं होंगे तो सप्लायर्स ढूंढ लोगे, एचआर वालों को बोल दोगे, तो हर चीज पहले से ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिग्नल की तरह है। जब भी कोई खामी होगी, जब भी आप कोई प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, बजट में वो चीज दिख जाती है और आप उसको कवर अप कर लेते हो बाय टेकिंग डिसीजंस। फिर है यूनिफॉर्म पॉलिसी विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ मिलिट्री काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी परस्यूड बाय ऑल द डिविजन्स ऑफ द बिजनेस बाय सेंट्रलाइजिंग द बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल ही ऐसी चीज है जो सेंट्रल वे में ही आप लागू कर सकते हो, क्योंकि वो जोड़ने का काम है, बिखरने का काम नहीं है। डिसेंट्रलाइज वे में बजटरी कंट्रोल करके क्या फायदा। तो ये मिलिट्री फॉर्म है। मिलिट्री का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज फॉर्म।
एक जगह कंट्रोल होगा, एक जगह से ऑर्डर्स होंगे, ताकि सब लोग माने, ताकि सब लोग माने। अगर लोग मानेंगे नहीं तो फिर आप करोगे कैसे, कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करोगे? तो इसीलिए हमेशा सेंट्रलाइज होगा, और सेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट आपको बजटरी कंट्रोल से मिलता है। सेम मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ कैपिटल, कि अगर आप हर चीज अच्छे से कर रहे हो, इकोनॉमिकल यूज कर रहे हो, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, पैसा भी वेस्ट नहीं हो रहा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, तो आप इकोनॉमिकल वे से कैपिटल यूज कर रहे हो, पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर है इट इज द ओनली मीन्स ऑफ प्री डिटरमाइनिंग व्हेन एंड टू व्हाट एक्सटेंट फाइनेंसिंग विल बी नेसेसरी टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। पैसे की नीड आपको एग्जैक्टली पता चलती है कितनी है, कैश फ्लो आप पूरा प्रेडिक्ट कर लेते हो, कब शॉर्टेज है, कब एक्सेस है, सब आपको पता चल जाता है। तो आप फाइनेंसिंग में गड़बड़ नहीं होने जाते हो, कभी भी ओवर या अंडर कैपिटलाइजेशन नहीं होता, कभी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट से कम भी नहीं जाता, ज्यादा भी नहीं जाता। कम जाता है तो आप क्या कर लेते हो, फाइनेंसिंग पहले से ही ले लेते हो या बातचीत कर लेते हो, एग्रीमेंट्स कर लेते हो, ताकि वो अंडर कैपिटलाइजेशन ना हो। और ओवर कैपिटलाइजेशन भी आप भूल नहीं देते हो, पहले ही पैसा कहां इन्वेस्ट करना है उसकी पॉलिसी आप पहले से ही बना लेते हो। तो हर वक्त एडिक्वेट कैपिटल होता है, जितने की जरूरत है उतना ही होता है, कम है तो ला लेते हैं, और ज्यादा है तो इन्वेस्ट का पहले से ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेते हैं। It is the clear definition of the objective and policies of the concern and the tool for periodic examination of the policies periodically। ठीक है, मतलब आपका हर जगह कंट्रोल रहता है कि पॉलिसीज क्या है, पॉलिसी सही है कि नहीं, क्योंकि आप पॉलिसी के दिशा में सब बना रहे हो। पॉलिसी में गड़बड़ होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, तो पॉलिसीज को भी अपडेट करना है कि नहीं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे 8 फायदे हैं, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, fixing the responsibility, coordination of various departments, safety signal for the management, uniform policy and a centralized budgetary control, फिर है most economical use of capital funds, और फिर है financing आप अच्छे से कर लेते हो, ना अंडर कैपिटलाइजेशन होता है ना ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, और फिर है क्लियर डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी बहुत क्रिस्टल क्लियर चाहिए, अपडेटेड चाहिए, क्योंकि वो आपका डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है, तो पॉलिसी में भी रिफाइनमेंट की जरूरत होती है, तो आप वो कर लेते हो। तो ये 8 फायदे हैं। फिर है फायदे तो बहुत है, नुकसान क्या है, लिमिटेशंस क्या है, दायरा क्या है, कि हर चीज फ्यूचर से रिलेटेड है, तो हर चीज एस्टिमेटेड है, हर चीज गलत हो सकती है। कितनी एक्यूरेटली आप एक एक चीज एस्टिमेट करते हो, आपके एक्यूरेसी, आपके अजम्पशंस, आपके मेजरमेंट टेक्निक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका हर काम लिमिटेशन रहेगा कि यार अगर आपने कुछ भी कैलकुलेशन में गड़बड़ की, एस्टिमेट में गड़बड़ की, अजम्पशन में गड़बड़ की, टू दैट एक्सटेंट आपका बजटिंग पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है एडिक्वेसी और एक्यूरेसी विथ विच द एस्टिमेट्स आर मेड। तो एस्टिमेट्स क्या एक्यूरेसी से आप बनाते हो, लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना है उस पर डिपेंड करता है आपका पूरा फायदा कितना होगा। फिर है कि आपका बेस क्या है, आप एक स्टैटिक बेस पे ही बजट बना सकते हो। अगर आपका बेस ही फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप बजट कैसे बनाओगे, ये प्रॉब्लम है। बजट नॉर्मली एक कांस्टेंट बेस पे बनाया जाता है, कुछ तो एक कांस्टेंट चीज होगी तभी तो आप सब चीजें कर पाओगे ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि रियल लाइफ में हर चीज डायनेमिक होती है, आपने पढ़ाई है, बिजनेस डायनेमिक होता है, कंडीशंस डायनेमिक होती है, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे होते हैं जिसके हिसाब से आपको बदलना पड़ता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिजनेस हमेशा डायनेमिक ही होता है। तो डायनेमिक होने की वजह से क्या होता है, हर चीज बदल जाएगी, जो आप सोच रहे हो वैसा हुआ नहीं, तो बजट जो आपने बनाया वो आपके कोई काम का नहीं रहता है। तो बिजनेस कंडीशन बदलते रहती है, और बदलते हुए कंडीशंस के लिए बजट बनाना बहुत रिस्की होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बजट एस्टिमेट्स लूज मच ऑफ देयर यूजफुलनेस अंडर चेंजिंग कंडीशंस बिकॉज ऑफ देयर रिजिडिटी। क्योंकि बजट्स के लिए आपको कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं, अजम्पशन कि क्या टैक्स रेट है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, एफडीआई पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी क्या है, हर चीज एक स्टैटिक वे में आपको अज्यूम करनी पड़ती है, एंड बेस्ड ऑन दैट अजम्पशंस आप फोरकास्टिंग करते हो। ठीक है, फिर है सिस्टम। तो इसीलिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है, इसलिए हम पढ़ेंगे फिक्स बजट भी होता है, फ्लेक्सिबल बजट भी होता है। इसीलिए फिक्स बजट ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि वो रिजिड होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो अगर आपका बेस अलग है, एक्चुअल अलग है, बजटेड का बेस अलग है, तो फिर उसको यूज करके क्या फायदा। जब बेस ही अलग है तो कंपैरिजन करके फायदा नहीं, आपका डिसीजन गलत हो सकता है। और फ्लेक्सिबल बजट इसलिए ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वो आपके एक्चुअलिटी से मैच करता है, उसको आप अपने बजट को बदलते हो बेस्ड ऑन एक्चुअल्स, और एक्चुअल बेस जब होता है, बेस जब कॉमन हो जाता है, तब बजट को यूज करके उसके बेस पर डिसीजन लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। फिर है सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा एंड रिप्रेजेंट्स ओनली इम्पर्सनल अप्रेजल ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिर्फ नंबर डेटा होता है। जो इम्पर्सनल चीजें हैं, मतलब जो क्वांटिटेटिव चीजें हैं, मतलब
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं कि आपका आईएसओ मार्क क्या है, ये वो जो क्वालिटेटिव चीज़ें ये उसमें कवर नहीं हो पाती, उसका कोई इफेक्ट उसमें आप नहीं डाल पाते। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटेटिव या फाइनेंशियल आइटम्स ही आप डाल पाते हो, जो मेजरेबल है वही आप डाल सकते हो। जो इमेजरेबल चीज़ें हैं, लॉयल्टी है, आपका ब्रांडिंग है, आपका गुडविल है, ये चीज़ें क्योंकि मेजरेबल नहीं होती तो इसका कोई आप उसमें इफेक्ट नहीं डाल सकते। और फिर है कि ये बहुत कॉस्टली है। अब ये पढ़ेंगे अपन पूरा कैसे बनता है, इतने डिपार्टमेंट्स, इतना मैनुअल और इतने सारे लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे, इनके मीटिंग्स करोगे तो भाई टाइम लगेगा, उनका पैसा लगेगा, तो ये बहुत बड़ी कॉस्टली एक्सरसाइज हो जाती है। तो सिर्फ ये बड़े कंसर्न्स के लिए सूटेबल है, छोटे और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं वो इतना बर्डन नहीं झेल सकते, उतना भी ज्यादा बेनिफिट इससे नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे 3-4 इसके ड्रॉबैक्स हैं। चलिए सर, ये हो गया बेसिक, आगे बढ़ते हैं। अब है ये करेंगे कैसे, स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल। ठीक है, ये भी मैं काफी ऊपर ऊपर से बताऊंगा, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर काम के ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहले स्टेप्स पे ध्यान दो। पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करना, मतलब चीजों को एक साथ लाना, उनका अक्यूमुलेशन करना ताकि वो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो नहीं जो आप सोचते हो, ऑर्गेनाइज मतलब मैनेजमेंट वाला ऑर्गेनाइज, मतलब चीजों को एक साथ लाना। फिर है बजट मैनुअल, कि आपको एक मैनुअल बनाना पड़ेगा जिसमें हर चीज लिखी होगी, मतलब किसी की नहीं चलेगी, जो लिखा है वैसा चलेगा। जैसे कंपनी में एमओए रहता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, जो लिखा हुआ है वैसा फॉलो करना है। वैसे ही बजटिंग में भी क्या होगा, सब मैनुअल में आप लिख दो, एक बार सोच के मैनुअल में हर चीज लिख दो, पावर्स बांट दो, ड्यूटीज बांट दो और उसको फॉलो करो। फिर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं ब्रॉड स्टेप्स बता देता हूं। ठीक है, पहला था ऑर्गेनाइज करो सारे लोगों को, सेकंड मैनुअल बना लो, थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लो, फोर्थ है बजट का जो प्रोसीजर है प्रोसीजर अपनाओ। ठीक है, तो ऐसे ये स्टेप्स हैं। ठीक है, अब एक एक स्टार्ट करते हैं। बोलो, पहला ऑर्गेनाइज करो, सेटिंग अप ऑफ अ डेफिनेट प्लान। ठीक है, आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि आप बजटिंग कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हो, और वो अपना फर्स्ट स्टेप है। बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइज मतलब बजटिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले आप प्लान कर लो कि बजटिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बजटिंग इटसेल्फ इज अ प्लानिंग, पर बजटिंग के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली फिक्स करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग ना पाए। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे तभी तो कंट्रोल एक्सरसाइज हो पाएगा। फिर है देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द पॉइंट वेयर जुरिस्डिक्शन ऑफ वन एग्जीक्यूटिव एंड्स एंड दैट ऑफ अनदर बिगिंस। मतलब क्लियरली डिमार्केट करना है, क्लियरली बाइफिकेट करना है कि एक इंसान क्या कर सकता है और दूसरा इंसान क्या कर सकता है। कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग से फिर क्या होगा, झगड़ा होगा। पावर एक्सरसाइज करना है तो झगड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो भागेंगे। तो क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए क्या किसका काम है। ओवरलैपिंग कम से कम होनी चाहिए, ओवरलैपिंग होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज करना। सेकंड है मैनुअल बनाओ। मैनुअल क्या है, बुक है। मैनुअल मतलब बुक ही होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट which sets out the responsibility of the persons engaged in and the routine of and the forms and records required for budgetary control। तो budgetary control में कौन कौन इन्वॉल्व है, उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी, कौन बनाएगा, किसको देगा, कितने समय में देगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, A to Z पूरा जो प्रोसीजर होता है दैट इज स्पेल्ड आउट इन द बजट मैनुअल। ठीक है, तो क्या कंटेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या उसमें होंगे। नंबर 1 कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हमको हासिल क्या करना है। सबसे पहले हासिल क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि आप बजटिंग कर क्यों रहे हो। ठीक है, स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक एक एग्जीक्यूटिव जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसका उसमें रोल है, उसका क्लियरली आप बता दो कि क्या काम है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन, दोनों स्टेप्स में क्या प्रिपरेशन के लिए क्या है, और जब उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब उसका क्या काम है। दोनों स्टेजेस में हर इंडिविजुअल का क्या काम है आपको स्पेल आउट करना पड़ेगा। फिर है प्रोसीजर्स, सारे के सारे टू बी फॉलोड फॉर नेसेसरी अप्रूवल्स ऑफ द बजट। बजट अप्रूव करवाने का प्रोसीजर क्या है, कहां से स्टार्ट होगा, एक एक स्टेप वाइज डेटा कैसे जाएगा, और अल्टीमेटली बजट कमिटी तक वो कैसे जाएगा, उसके टाइमलाइंस क्या है, सब चीजें आपको प्रोसीजर्स बताने पड़ेंगे। फिर है टाइम टेबल्स फॉर ऑल स्टेजेस, जो मैंने बताया नीचे से ऊपर तक डेटा जाता है, स्टेजेस होती हैं, तो सबके लिए टाइम लिमिट भी डाल दो कि नीचे से ऊपर तक कितने समय तक वो जाना चाहिए। मैनर ऑफ स्क्रूटनी एंड द पर्सनल टू कैरी आउट, कौन चेक करेगा, बजट्स को वैलिडेट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, तो हर फंक्शनल का जो हेड है वो नॉर्मली इसको करता है, तो कौन करेगा और कैसे करेगा वो सब भी आपको बताना पड़ेगा। फिर अलग अलग जो मैंने बताया, रिपोर्ट, स्टेटमेंट, फॉर्म्स, अदर रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, पूरे बजटिंग से रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट्स होंगे,
कैसे मेंटेन होंगे, कितने प्रिजर्व होगा, कौन साइन करेगा, सब चीजें आपको लिखनी है। फिर है अकाउंट्स क्लासिफिकेशन टू बी एम्प्लॉयड, इट इज नेसेसरी दैट फ्रेमवर्क विद इन विच कॉस्ट रेवेन्यू, बरोबर सारे कॉस्ट को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, सारे कॉस्ट को, सारे एलिमेंट्स को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, जो मोस्टली आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैच करते या आप क्लासिफाई करते हो। तो अकाउंट्स कैसे क्लासिफाई होंगे, एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई होंगे, वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट के फॉर्मेट उसी तरह से बनेंगे। फिर है रिपोर्टिंग ऑफ द रेमेडियल एक्शन, कि जो भी पता चलेगा, जो भी गलतियां पता चलेगी, फिर उसमें रेमेडियल एक्शन क्या लोगे वो भी आपको बताना पड़ेगा, कि किसी की गलती है तो क्या, कंट्रोलेबल फैक्टर है तो क्या, अनकंट्रोलेबल तो क्या, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीजंस होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में आप क्या करोगे ये सब उसमें लिखा होता है। फिर है मैनर इन विच बजट्स आफ्टर एक्सप्लेनेशन आर टू बी रिवाइज्ड, ठीक है, कब कौन रिवाइज कर सकता है, रिवाइज करना पॉसिबल है नहीं है, क्या टाइम लिमिट के अंदर है, किसका आपको अथॉरिटी लेना पड़ेगा, किसका पावर लेना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। रिवाइज करने से के रिलेटेड भी आपको सारे प्रोविजंस लिखने हैं। एक्सेप्ट होने के बाद, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो आप जितना बार रिवाइज करो कोई फर्क नहीं है, एक बार वो अप्रूव हो गया है उसके बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो ये था बजट मैनुअल। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग, ठीक है, करेगा कौन, तो पहला है बजट कंट्रोलर, आपको एक डेजिग्नेशन, एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जिसका नाम है बजट कंट्रोलर। और नॉर्मली कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो भी आपके कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो आपका बजट कंट्रोलर होता है, अल्टीमेटली उसकी सारी जिम्मेदारी होती है। तो आपको वो डेलीगेट भी कर सकता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही लेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव इज अल्टीमेटली, अल्टीमेटली वर्ड क्यों आता है, क्योंकि आप हो सकता है डेलीगेट करो, पावर आप अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, अरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही लेनी पड़ेगी, तो वो हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव ही लेगा। फिर है बजट कमिटी बनाओ, बराबर कमिटी बनाओ जो पूरा ये काम करेगी मैनुअल के हिसाब से। कमिटी क्या कर सकती है, क्या उसके ड्यूटीज हैं, ये सब कहां लिखे रहते हैं, बजट मैनुअल में, ठीक है। बजट कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फंक्शन, ठीक है, अलग अलग फंक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, ये वो, फाइनेंस, लीगल, सारे फंक्शंस के सारे लोग, एक ना एक पर्सन आपको लगेगा, क्योंकि हर फंक्शन का काम है, हर फंक्शन से डेटा लगता है, तो हर फंक्शन के हर टीम का एक एक बंदा तो भी आपको लगेगा, ठीक है। इंटर रिलेटेड काम है, आपको पता ही है, कोई भी काम एक सिर्फ टीम नहीं करती है, सबका काम लगता है, फाइनेंस वालों का भी काम है, लीगल और अकाउंटिंग का भी काम है, हर फंक्शन का काम होता है, ठीक है। और एनी चेंज इन वन टारगेट विल इंपैक्ट द अदर एंड इट इज नेसेसरी टू डिस्कस द टारगेट सो दैट म्यूचुअली एग्रीटिव प्रोग्राम इज डिसाइडेड, और इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इन बजट मेकिंग। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, तालमेल बहुत जरूरी है। एक इंसान अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसका फर्क पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ जाता है, क्योंकि एक भी डेटा बाकी रहा तो बजट फाइनल नहीं हो सकता, या एक भी डेटा गलत रहा तो पूरा बजट गलत हो जाता है, ठीक है। तो बजट मैनुअल में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज लिखे होते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक सब मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं। तो बजट मैनुअल में लिखा होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज क्या है बजट कमिटी की। तो उसमें क्या क्या है, नंबर 1 कि एस्टिमेट जो भी बनेंगे उसको रिव्यू करो, रिसीव करो और रिव्यू करो, ठीक है। ग्राउंड लेवल से एक एक इंसान आपका एस्टिमेट देगा, फिर रिव्यू कौन करेगा, कमिटी। फिर है रिकमेंड डिसीजंस और बजट मैटर्स वेयर देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिपार्टमेंट, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शंस में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बात वहां अटक जाएगी, लोग झगड़ते रहेंगे, तो वहां कमेटी बीच में आएगी और कमेटी रिकमेंड करेगी कि क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर है रिकमेंड चेंजेस एंड अप्रूवल ऑफ द रिवाइज बजट, जब भी रिवाइज होगा तो रिवाइज बजट भी कमेटी ही अप्रूव करेगी। फिर है रिसीव, स्टडी, एनालाइज द पीरियोडिक रिपोर्ट्स, एक्चुअल रिपोर्ट जो आप बनाओगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का, कंपेयरिंग द बजट विद द एक्चुअल एनालिसिस रिपोर्ट, उसको रिसीव करो, स्टडी करो, एनालाइज करो, ताकि आप बाद में उस पर एक्शन ले पाओ। कंसिडर एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर रिवीजन ऑफ द बजट व्हेन द कंडीशंस वारंट, जो मैंने आपको बताया, अगर अनकंट्रोलेबल चीजें हैं तो आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ती हैं। कंसिडर रिकमेंडेशंस ऑफ चेंजेस इन द बजट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है, हो सकता है आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की गलती समझ में आए कि ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है, हम गलत डायरेक्शन में इसलिए गए क्योंकि पॉलिसी में लूपहोल था, तो पॉलिसी को भी बदलना पड़ सकता है। और फिर है बजट मैनुअल को भी बदलना पड़ सकता है, तो मेक रिकमेंडेशंस फॉर द बजट मैनुअल, कि बजट मैनुअल में कोई चेंजेस करने हैं क्या, टाइम लिमिट के, फॉर्मेट के, ड्यूटीज के, पावर्स के, जो भी बजट मैनुअल के कंटेंट्स हैं वो बजट कमेटी रिकमेंड कर सकती है कि उसमें कुछ चेंजेस लाए कि नहीं, और अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि वो करना है या नहीं करना है, ठीक है। फिर है बजट पीरियड फिक्स करो कि बजट कितने समय का है, ये तो बेसिक चीज है कि बजट पीरियड मींस द पीरियड फॉर विच बजट इज प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयड। और फिर है यहां से अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने क्या किया, पहला
बजट कंट्रोलर एक डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकंड है बजट कमिटी बनाओ, कमिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी डे टू डे पूरे ऑपरेशंस के लिए। और बजट पीरियड फिक्स करो, बजट पीरियड आप फिक्स करो, 3 चीजें आपको फिक्स करनी है। फिर है बजट प्रोसीजर, तो बजट प्रोसीजर स्टार्ट होगा की फैक्टर से। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ा था कि एक ना एक की फैक्टर होता है, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, गवर्निंग फैक्टर होता है जो आपके पूरे ऑपरेशंस को लिमिट करता है कि आप कितना कर पाओगे, कितना बना पाओगे, कितना बेच पाओगे, कितना पैसा ला पाओगे, कितना प्रॉफिट कमा पाओगे। तो वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। अगर आप की फैक्टर यूज नहीं करते हो तो सारा बजटिंग आपका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट होता है की फैक्टर, उसी को आप कहते हो बजट की फैक्टर या प्रिंसिपल बजट फैक्टर, ठीक है। और उसके 2 नाम आप पढ़ चुके हो, लिमिटिंग फैक्टर या गवर्निंग फैक्टर, ठीक है। सारे सर्कल कर रहा हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वही है कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो आपको लिमिट करता है कि आप कितना अचीव कर सकते हो, कितना कमा सकते हो। अब बजट की फैक्टर और प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय द सीमा लंदन एज अ फैक्टर, ठीक है। कोई ना कोई फैक्टर है, इनपुट है जो आप यूज करते हो, विच लिमिट द एक्टिविटीज यानी कि आउटपुट या सेल्स या प्रोडक्शन ऑफ द अंडरटेकिंग एंड विच इज टेकन इन अकाउंट इन प्रिपेयरिंग बजट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपके मॉड्यूल में कुछ देखो एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फटाफट मैं रीड आउट कर लेता हूं कि देखो मटेरियल अगर आपका लिमिटेशन है तो मटेरियल के अंदर क्या की फैक्टर हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई कि कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अरे इनपुट ही नहीं रहेगा तो आउटपुट कहां से बनाओगे, लेबर ओवरहेड क्या कर लेंगे बिना मटेरियल के। तो मटेरियल में क्या की फैक्टर हो सकता है, अवेलेबिलिटी कि कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल है। फिर है रेस्ट्रिक्शन इंपोज बाय गवर्नमेंट, इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर इंपोर्ट में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी, कोटास होते हैं, तो वो सब आपको वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाते हैं कि आप कितना इंपोर्ट कर पाओगे क्योंकि आपका पूरा मेटल इंपोर्ट होता है। लेबर में भी सेम शॉर्टेज, स्किल्ड लेबर माइट भी आप अवेलेबल ना हो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में सेम कैपेसिटी नहीं है, बड़ी मशीन आप ले नहीं पा रहे हो, जितनी कैपेसिटी अवेलेबल है उसी से काम चलाना है, तो जितनी कैपेसिटी है उतना ही बना पाओगे, उतना ही बेच पाओगे। बॉटलनेक इन मेनी की प्रोसेसेस, ठीक है, अलग अलग जो की प्रोसेस है मशीनरी से रिलेटेड, ठीक है, इंस्पेक्शन ये वो बहुत सारे और भी अलाइड एक्टिविटीज होते हैं, हो सकता है वहां पे भी कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर हो, या स्पेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर है सेल्स, ठीक है, डिमांड लो है, ये तो हर बिजनेस में प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट एडवर्टाइजिंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, बजट लगता है भाई, पैसा लगता है एडवर्टाइजिंग के लिए, तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है एडवर्टाइजिंग के लिए तो लिमिटेड सेल्स ही आप कर पाओगे, लिमिटेड प्रोडक्शन ही कर पाओगे। फिर है फिनांस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स की अवेलेबिलिटी। फिर है मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजरल टाइम फॉर एडिशनल वर्क, मैनेजमेंट का टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कितना टाइम देते हैं। अगर मैनेजमेंट का टाइम काफी कम इन्वॉल्व है क्योंकि मल्टीपल बिजनेस में है, मल्टीपल जगह पे वो डायरेक्टर्स हैं, तो ये भी एक बॉटलनेक हो सकता है कि एक बिजनेस में वो कितना टाइम दे पाते हैं। फिर इंडस्ट्री वाइज भी दिया हुआ है कि मोटर कार है तो भाई वहां नॉर्मली सेल्स डिमांड लिमिटिंग फैक्टर होता है क्योंकि प्रोडक्शन में नॉर्मली कुछ नहीं, मटेरियल उनके पास रहता है, लेबर रहता है, सब कैपेसिटी भी है, प्लांट भी है, मोस्टली उसमें डिमांड का ही प्रॉब्लम होता है, डिमांड कम होती है, कंजम्पशन कम होता है, ठीक है। तो सेल्स डिमांड मोटर कार में नॉर्मली बॉटलनेक होता है, की फैक्टर होता है। एल्यूमिनियम में पावर रहता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है तो क्रूड ऑयल, जो बेसिक क्रूड ऑयल होता है वो इंपोर्ट होता है, आपको पता ही होगा, क्रूड ऑयल इंडिया में बनता नहीं है, बाहर से ईरान, इधर उधर से सऊदी अरेबिया से वो इंपोर्ट होता है। तो कितना क्रूड ऑयल का सप्लाई है, कितना इनपुट का सप्लाई है, उसके हिसाब से रिफाइनरी काम करती है। फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, स्किल टेक्नीशियंस, ठीक है, लॉजिकल है। हाइड्रो जनरेशन में मॉनसून, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री वाइज भी दिया हुआ है कि क्या क्या नॉर्मली की फैक्टर्स होते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, सब याद करने का ही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर है मेकिंग ऑफ फोरकास्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया बजट की शुरुआत भी फोकास्ट से ही होती है। पहले आपको एक रफ फोकास्ट बनाना होता है बिना अपना दिमाग लगाए कि अपने आप क्या होने वाला है, फिर आपको उसको डायरेक्शन देना होता है और फिर वो बजट में कन्वर्ट होता है। तो सेकंड स्टेप इज मेकिंग फोकास्ट। फोकास्ट मीन्स अब वो सब वही है जो रिपीट होगा, प्रोबेबल इवेंट्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, differs from a budget. Budget is operating and financial plan of business. It is a sort of commitment or target which the management seeks to attain on the basis of the forecast made. तो पहले आप forecast बनाओ, probable events देखो कि क्या हो सकता है, अपने आप क्या होगा, अपने आप कितना सेल होगा existing base के हिसाब से। फिर है alternative combination of forecast, ठीक है, कंसिडर करो। फोरकास्ट मैंने बताया था आपको अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उसमें सिचुएशन बदल सकती है, फेवरेबल भी हो सकती है, एडवर्स भी हो सकती है, तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लेने होते हैं। तो उसको आप कंसिडर करो क्या चीजें पॉसिबल हैं, आपके फेवर में क्या है, आपको क्या रियलिस्टिक लगता है,
Alternative combination forecasts are considered with a view to obtain most efficient overall plan so as to maximize the profits. When the optimum combination of forecast selected, it should be regarded as being finalized. तो उन्हीं में से कोई एक चीजें आपको बेस सिलेक्ट करना है और उसी को फिर चेंज करना है एज अ बजट. उसमें अपने एलिमेंट्स डालने कि आप कितना सेल चाहते हो, आप कितना बनाना चाहते हो, आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो. ठीक है, तो फिर लास्ट स्टेप बनेगा प्रिपरेशन ऑफ बजट्स. ठीक है, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ फोरकास्ट बजट्स आर प्रिपेयर्ड. अब आपको पता ही होगा सबसे पहले सेल्स का बजट बनता है. बिना सेल के यू कैन नॉट डिसाइड प्रोडक्शन. बिना सेल के यू कैन नॉट डिसाइड द प्रोडक्शन. तो पहले सेल्स का बजट बनता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बजट फिर बाकी सारे बजट बनते हैं. मटेरियल यूटिलाइजेशन, लेबर यूटिलाइजेशन, कैश बजट, फाइनेंशियल बजट, सारे बजट्स फिर प्रोडक्शन के बजट के बेस पे बनते हैं. तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है दैट इज सेल्स बजट. सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज सेल्स बजट. ठीक है, तो सब दिया है. प्रोडक्शन बजट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक. प्रोडक्शन बजट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट एंड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट कंसिडरेशन ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी. ऑब्वियसली की फैक्टर है. ठीक है, फिर है डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेन प्रोडक्शन बजट. फाइनेंशियल बजट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन बोथ. ठीक है, क्योंकि एक इनफ्लो है एक आउटफ्लो है. फाइनेंशियल बजट तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों पे काम करता है. सेल्स विल बी एन इनफ्लो, प्रोडक्शन विल बी एन आउटफ्लो. तो सेल्स और प्रोडक्शन को मिला के ऑन दैट बेसिस आप क्या बनाते हो, फाइनेंशियल बजट. जो हम पढ़ेंगे टाइप्स में सब क्या आएगा. ठीक है, और फिर सारे फंक्शनल बजट जो आप पढ़ोगे उसको मिला के एक मास्टर बजट बनता है. ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले. तो 4 क्या स्टेप्स हैं. पहले की फैक्टर पहचानो, फोरकास्ट बनाओ, फोरकास्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन को कंसिडर करो और फिर उसमें से बजट बनाओ. ठीक है, 4 स्टेप्स हैं. तो ये था सर अभी तक मतलब इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये एकदम बेसिक चीजें हमने अभी तक पढ़ दी. अब यहां से हम काम की चीजें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है टाइप्स ऑफ बजट. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट. इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या टाइप्स हैं. अलग अलग ऑप्शन रहेगा, कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको चीजें याद ना हो तो. बोलो. पहला है कैपेसिटी, कि कितने बेस पे, कितने प्रोडक्शन के बेस पे बजटेड क्या बेस आपने लिया है, कैपेसिटी का बेस क्या लिया है. तो उसके हिसाब से 2 हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल. एक ही कैपेसिटी ली है तो फिक्स्ड, एक से ज्यादा कैपेसिटीज पे आप बनाते हो तो फ्लेक्सिबल. फिर है टाइम पीरियड, बरोबर, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. नॉर्मली 1 साल तक के को आप नॉर्मली आप क्या कहते हो, शॉर्ट टर्म, और 1 साल से बियॉन्ड जा रहा है तो आप उसको नॉर्मली क्या कहते हो, लॉन्ग टर्म. सब्जेक्टिव होता है, कंपनी टू कंपनी डिसाइड करेगी कि उनके लिए क्या शॉर्ट टर्म है, उनके लिए क्या लॉन्ग टर्म है, उनका नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या होता है. ठीक है, फिर है कवरेज या स्कोप. ठीक है, एक है फंक्शनल बजट, फंक्शन वाइज आप बनाओगे. जो सबसे बड़ा टॉपिक अपना ये है फंक्शनल बजट, सेल्स, प्रोडक्शन, ये वो जो भी हम पढ़ेंगे फंक्शनल बजट्स, और सबको अगर आप मिला लेते हो तो उसको आप कहते हो मास्टर बजट. ठीक है, अक्यूमुलेशन और समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स पुट टुगेदर, उसको क्या कहते हैं आप, मास्टर बजट. और फिर है बेस्ड ऑन कंडीशंस, यानी कि करंट कंडीशंस, एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से. तो एक है करंट बजट, करंट मतलब जो आज के कंडीशंस के हिसाब से, आइडियलिस्टिक कंडीशन के हिसाब से नहीं, आज जो चल रहा है उसके हिसाब से जो बजट बनता है दैट इज कॉल्ड एज करंट बजट. और एक होता है बेसिक बजट, जो आज के सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता है, जनरल या स्टैंडर्ड कंडीशंस अज्यूम करके आप बेसिक बजट बनाते हो. ठीक है, चलिए एक एक डिटेल में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये डायग्राम हो गया, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन कैपेसिटी, फिक्स फ्लेक्सिबल, बेस्ड ऑन पीरियड दे कवर, शॉर्ट एंड लॉन्ग, बेस्ड ऑन द कवरेज और स्कोप, मास्टर और फंक्शनल, एंड बेस्ड ऑन द कंडीशंस प्रिवेलेंट, उसको कहते हैं करंट और बेसिक. ठीक है, ये ब्रॉडली आपके टाइप्स ऑफ बजट है. ठीक है, अब सबसे बड़ा जो टाइप है वो है फंक्शनल. ठीक है, सबसे बड़ा जो टाइप है वो है फंक्शनल बजट. ठीक है, तो हम फंक्शनल बजट से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. चलिए फंक्शनल बजट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फंक्शनल बजट में टाइप्स ध्यान दो. पहले तो कितने टाइप्स हैं, ब्रॉड टाइप्स क्या है वो आप समझो. पहला है सेल्स बजट. ठीक है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, फिर है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है, डिटेल्ड बजट रहता है वो. फिर है ओवरहेड बजट. ठीक है, ओवरहेड बजट तो बहुत आसान है, आपने बेसिक्स में भी पढ़ा होगा. टाइप्स ऑफ जो ओवरहेड आपने पढ़े हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D। 4 टाइप्स होते हैं, 4 बजट्स हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। और फिर है फाइनेंशियल बजट, ठीक है, जो रेफरेंस आया था ऊपर। तो फाइनेंशियल बजट में 2 टाइप्स हैं, एक है कैश बजट जिसमें ऑब्वियसली कैश को आप फोकस करोगे, और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है। तो बजटिंग में होता क्या है, मैं आपको फटाफट प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट होता है, ठीक है, सेल्स की क्वांटिटी और सेल्स का प्राइस। सेल्स का प्राइस तो प्राइसिंग पॉलिसी से मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, और सेल्स का जो यूनिट का टारगेट है वो आप अलग अलग सोर्सेस आप यूज करते हो इन्फॉर्मेशन का, कि पिछले साल कितना था, एक ग्रोथ परसेंटेज आप लेते हो, या ओवरऑल भी काफी बार मैनेजमेंट क्या करती है कि पिछली सेल्स से कुछ परसेंटेज बढ़ा देती है, या प्रॉफिट का एक टारगेट रखती है, प्रॉफिट के हिसाब से फिर सेल डिसाइड करती है। बहुत सारे अलग अलग है। कुछ लोग फिर मार्केट शेयर से भी जज करते हैं कि पूरा मार्केट इतने यूनिट्स का है, इसमें हमारा इतना शेयर हमको रखना है, तो इतने यूनिट्स। अलग अलग बेस होते हैं, तो कोई ना कोई बेसिस पे आप सेल्स के यूनिट डिसाइड करते हो, सेल्स का प्राइस डिसाइड करते हो, मल्टीप्लाई करके आपका सेल्स का बजट बनता है, क्वांटिटी का भी, वैल्यू का भी, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट वाइज या जैसा भी आप उसको डिवाइड करना चाहो, अगर आप मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस हो तो आप प्रोडक्ट वाइज भी उसको डिवाइड कर सकते हो। और फिर ये जो सेल्स का आपका क्वांटिटी है, इसमें आप जब इन्वेंट्री को एडजस्ट करते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का आप एडजस्ट करते हो, तब फिर आपका आता है प्रोडक्शन। और फिर प्रोडक्शन को आप ड्रिल डाउन करते हो कि मटेरियल, लेबर एंड प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्चुअली क्या होना चाहिए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मतलब ओवरहेड भी एक्चुअली देखा जाए तो प्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप डायग्राम को भले चेंज भी कर सकते हो, मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो एक्चुअली देखा जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में क्या आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 3 एलिमेंट्स होते हैं, और फिर अलग से प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली पूरा टाइप्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक बजट स्टार्ट करते हैं, बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको सारे बताते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स बजट, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, की स्टोन ऑफ बजटिंग, की स्टोन ऑफ बजटिंग, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बजट को की स्टोन ऑफ बजटिंग कहा जाता है, सेल्स बजट, ठीक है। फिर है फॉर्म्स फंडामेंटल बेसिस ऑन विच ऑल अदर बजट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये बेसिस है, बेस बन जाता है, इसके बेसिस पे प्रोडक्शन बनता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड बनता है। तो सारा जो डायरेक्शन है, सारा जो फ्लो है, दैट इज डिसाइडेड बाय द सेल्स बजट। और जब तक सेल्स बजट फाइनल नहीं होता, आगे का कोई भी बजट आप बना नहीं सकते। फिर है फोरकास्ट ऑफ टोटल सेल्स। सेल्स बजट क्या बताएगा, सेल्स, टोटल सेल्स, उसको आप मॉनेटरी यानी वैल्यू सेंस में भी निकालोगे और क्वांटिटी में भी निकालोगे। अब मनी यानी वैल्यू कैसे निकलता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो पहले क्वांटिटी भी अलग से क्वांटिटी डिसाइड होगी, अलग से प्राइस डिसाइड होगी, और बाद में मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालते हो, वैल्यू ऑफ सेल्स। फिर है इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन ड्राइव करेगा, कैसे सेल्स का अंदाजा लगाओगे, तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या है कि आपके सेल प्राइस क्या है, प्राइस इज अ डिसीजन, आप खुद डिसाइड करते हो कि आपका प्राइस क्या होना चाहिए। आपके ट्रेंड्स क्या हैं, जो मैंने बताया था, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ या ऐसा कुछ भी आप लेते हो। नए प्रोडक्ट्स कुछ है क्या, अगर आपका नया प्रोडक्ट है तो प्राइसिंग अलग होती है। एग्जिस्टिंग डोमिनेंट प्रोडक्ट है आपका मोनोपली है तो प्राइसिंग अलग होती है, आप पढ़ चुके हो प्राइसिंग इन डिफरेंट मार्केट्स इकोनॉमिक्स में। तो मार्केट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट नया है, एस्टैब्लिश्ड है, उसके हिसाब से आप इंटरनली डिसाइड करते हो कि चीजें क्या होंगी। फिर कुछ एक्सटर्नल चीजें भी होती हैं जो डिक्टेट करती हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। फिर है जनरल बिजनेस कंडीशंस क्या है, कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है या कंपटीशन कम है, उसमें भी आप मार्केट्स के टाइप पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसे अलग अलग मार्केट्स पढ़ चुके हो। तो क्या जनरल बिजनेस कंडीशन है, आपके मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, वो डिक्टेट करेगा कि आप प्राइस या जो भी चीजें कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स डिक्टेट करते हैं कि आप चीजें कैसे करोगे। और फिर है कि ये बनाएगा कौन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेल्स मैनेजर, ठीक है। ऑब्वियसली सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है सेल्स मैनेजर, एंड द मार्केट रिसर्च स्टाफ, ये दो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ध्यान देना है। सेल्स मैनेजर एंड मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च स्टाफ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ख्याल में रखने हैं अबाउट सेल्स बजट, ठीक है। फिर इसमें और भी बहुत सारा होता है कि फैक्टर्स क्या कंसिडर होते हैं, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मॉड्यूल में काफी कुछ दिया हुआ है। फिर है प्रोडक्शन बजट, ध्यान दो, सेल्स बजट से ही आप डिराइव करते हो। इन्वेंट्री बेसिकली आपको एडजस्ट करना है। अगर आप कॉस्ट शीट पढ़ चुके हो, बेसिक कॉस्ट शीट आपको आती है, तो आपको पता होगा सेल्स में ही फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आप एडजस्ट करते हो।
ओपनिंग क्लोजिंग एड लेस करते हो और फिर आपको पता चलता है प्रोडक्शन। जो आपका बेसिक इक्वेशन होता है मैं आपको बता देता हूं, बोलो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सेल्स। इसी को आप शफल करते हो, ये बेसिक इक्वेशन है, इसी को आप शफल करते हो और प्रोडक्शन निकाल लेते हो। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, सेल्स वहीं के वहीं रहेगा, क्लोजिंग फिनिश गुड उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस उधर गया तो प्लस, और ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो इसी को शफल करना है और आप सेल्स से इन्वेंट्री को एडजस्ट करके प्रोडक्शन निकाल सकते हो। एस्टिमेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन बजट क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, मल्टी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वाइज, एक ही प्रोडक्ट है तो नॉर्मल। फिर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल और बोथ, फाइनेंशियल टर्म्स में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव में तो निकालोगे, बेसिक तो क्वांटिटी है ही कि कितना प्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट वाइज। फिर उसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी आप कर सकते हो कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, और इसीलिए फिर आप उसके सब डिवाइडेशन बनाते हो, मटेरियल लेबर ओवरहेड, और वही जोड़ के फिर टोटल बनता है, ठीक है। फिर स्टेप्स क्या है, कैसे बनाओगे, पहला है कंसिडरेशन ऑफ द कैपेसिटी। प्रोडक्शन जब भी आया पहला कंसिडरेशन होना चाहिए कैपेसिटी, कि कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज होगी, जितना हमको बनाना है सेल्स के हिसाब से जितना बनाना है उतना कैपेसिटी है भी कि नहीं, ठीक है। फिर है इंटीग्रेशन विद द सेल्स फोरकास्ट, इन्वेंट्री पॉलिसी एंड द मैनेजमेंट पॉलिसी। जो मैंने आपको बताया, आपको इन्वेंट्री लगेगी, इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री पॉलिसी से आपको पता चलेगा कि कितना इन्वेंट्री आप होल्ड करते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करो सेल्स को, इन्वेंट्री को और मैनेजमेंट पॉलिसी को, और उसी से आप प्रोडक्शन बजट बना पाते हो। फिर है सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट आर इंटररिलेटेड, ठीक है, कितना बना पाओगे उसके हिसाब से ही सेल्स होता है। अगर लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन है तो सेल्स भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के हिसाब से ही बनता है, कि मैं तो सेल कुछ भी करना चाहूं, अरे पर मेरे पास उतना कैपेसिटी है बनाने के लिए, उतने रिसोर्सेज हैं, उतना कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं सेल्स हवा में नहीं होता, वो इसका एक बेस होता है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है या कितनी बढ़ाई जा सकती है, उस हिसाब से ही सेल्स डिसाइड होता है। तो सेल्स कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, एंड ऑल्सो प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स। हम बनाएंगे ही उतना जितना बेच पाएंगे, जो बेच नहीं पाएंगे वो बनाए क्यों, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड होते हैं एंड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन कोऑपरेशन विद द सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो दोनों डिपार्टमेंट्स को मिलके डेटा शेयरिंग करके, इंफॉर्मेशन शेयर करके, प्रेडिक्शन शेयर करके आपको बनाना है, ताकि दोनों हवा में ना हो। सेल्स जब सोच रहे हैं तो प्रोडक्शन का एक बेस आ जाए, प्रोडक्शन जब सोच रहे हैं तो सेल्स के बेस पे बने, ताकि वो रेलेवेंट रहे, ठीक है, ताकि रियलिस्टिक रहे और वो इंप्लीमेंट किया जा सके, उसका कोई फायदा हो, तो मतलब बना के फायदा है, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड है, इसलिए आपको दोनों डिपार्टमेंट्स को साथ में कोऑपरेट करके बनाना पड़ेगा। तो ये है आपका प्रोडक्शन बजट, ठीक है। ध्यान देना है कि प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट से बनता है, इक्वेशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज टोटल वॉल्यूम बताता है, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल दोनों में आप बना सकते हो, स्टेप्स भी बता दिए, और इंटर रिलेटेड है तो दोनों डिपार्टमेंट के लोगों को साथ में मिलके ये बनाना पड़ता है। फिर है जो थर्ड था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट या प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट या प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है। और प्रोडक्शन के तीन ही एलिमेंट्स होते हैं, आपको बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तीन आते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, और एक तीसरा जो एलिमेंट है, चौथा जो एलिमेंट है वो है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट कि प्लांट कितना अवेलेबल है, प्लांट का कितना यूटिलाइजेशन अवेलेबल है, जितना आप बनाना चाहते हो उतना अवेलेबल है या नहीं है, ये कंपैरिजन के लिए वो बनाया जाता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मशीन्स लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो सब उससे डिसीजन आपका होता है। फिर उसका कनेक्शन देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट से आएगा, अगर और मशीनरी लेनी है तो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंप्यूटर्स और लगेंगे, मशीनरी और लगेगी, स्पेस और लगेगी, कोई भी अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में, वहां पे फाइनेंशियल बजट में यूज होता है। चलिए, तो पहला है मटेरियल बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में पहला आता है मटेरियल बजट। ऑब्वियसली इसमें क्या निकाल लेंगे, मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल की क्वांटिटी एज वेल एज मटेरियल का कॉस्ट, और मटेरियल का सबसे पहले निकलता है कंजम्पशन, कि मटेरियल उस प्रोडक्शन के लिए कितना कंज्यूम होगा। फिर इन्वेंट्री पॉलिसी यूज होगी, फिर आप क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल को एडजस्ट करोगे, कंजम्पशन को बदलोगे परचेस में, कि डिसीजन क्या लेते हैं, परचेस। कंजम्पशन डिसीजन नहीं होता, डिसीजन होता है परचेस, कहां से परचेस करें, कितने में करें, कितना क्वांटिटी परचेस करें, ठीक है। तो पहले प्रोडक्शन से क्या निकलता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और फिर कंजम्पशन को आप कन्वर्ट करते हो परचेस में,
ठीक है। ठीक है, तो आपने एक रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोलो फटाफट। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद आ रहा है? तो बस यही आपको यूज करना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको पता चलेगा प्रोडक्शन से, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पॉलिसी से पता चलेगा, और उससे आप क्या पता कर सकते हो, परचेस। और ये परचेस आप किसको दोगे, परचेस डिपार्टमेंट को। फिर वो डिसाइड करेंगे कब कितना, कहां से, कौन कौन से सप्लायर से कब कब कितना ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है कि प्रोडक्शन बजट से ही रॉ मटेरियल का पूरा रिक्वायरमेंट डिराइव होगा। ठीक है, तो पहले कंजम्पशन पता चलेगा और फिर ये इक्वेशन को शफल करके आप क्या निकालोगे कि मटेरियल कितना परचेस करना है, एंड दैट इंफॉर्मेशन यू विल शेयर विद द परचेस डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए सर, तो इसमें क्या क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या होगा वो आप निकालोगे परचेस का। ठीक है, शेड्यूलिंग ऑफ परचेसेस इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट टाइम, ये किसका काम है, परचेस डिपार्टमेंट का। पढ़ा होगा आपने बेसिक्स में, परचेस डिपार्टमेंट में परचेस जो मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कौन कौन से सप्लायर से क्या क्या प्राइस पे कितना कितना ऑर्डर करना है। ठीक है, फिर है कंट्रोलिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री कितना रखना है उसको कंट्रोलिंग भी रॉ मटेरियल का आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें मटेरियल बजट से हासिल होती हैं। फिर है सेकंड लेबर बजट। ठीक है, गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द लेबर कॉस्ट एंड लेबर आवर्स, कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है और कॉस्ट कितना है। सेम लेबर कॉस्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। वेज रेट कौन डिसाइड करता है, आप खुद करते हो, सब्जेक्ट टू द एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये एक्ट वो सब यूज करके आप एक वेज रेट डिसाइड करते हो और उसको नंबर ऑफ लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको पूरा लेबर कॉस्ट पता चलता है। और ये लेबर आवर्स से आप नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड निकालते हो कि टोटल लेबर आवर्स जो भी है उसमें एक दिन में एक लेबर कितना काम कर सकता है आपको पता है, तो वो रिवर्स वर्किंग कर करके आपको पता चलेगा कि कितने लेबर रिक्वायर्ड है। फिर आप उसको कंपेयर करते हो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स से। अगर एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स कम है तो आप जो डिफरेंस है वो एचआर वालों को बता देते हो कि भैया इतने लोग कम पड़ने वाले हैं, तो आप हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो वो दिया है, तो डिटेल्स पता चलेंगी कि लेबर का कॉस्ट कितना है और लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड है। टेल्स अबाउट द एस्टिमेट्स ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको बताया, एचआर को आप बताओगे कि कितने लेबर कहां कौन से लेवल पे रिक्वायर्ड है। और फिर है कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेज रेट को मल्टीप्लाई करते हैं विद द लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेज रेट पर आवर का। ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स बजटेड, जो बजटेड क्वांटिटी है उसको बनाने के लिए कितने बजटेड लेबर आवर लगते हैं, ये सब टेक्निकल पर्सन बता देते हैं। टेक्निकल पर्सन को पता होता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, वो बाय एक्सपीरियंस या बाय टेक्निक्स उनको पता रहता है और वो यूज किया जाता है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करके आप लेबर आवर्स निकालते हो और लेबर आवर्स को फिर वेज रेट से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालते हो। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट लेबर बजट। फिर है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। ठीक है, कि जब भी आप प्रोडक्शन डिसाइड कर रहे हो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये तो रहता ही है ना कि इतनी कैपेसिटी है भी कि नहीं, हमको इतना यूटिलाइज करना है, अरे पर इतनी अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं, हमारी अवेलेबल कैपेसिटी है कितनी। तो आप प्लांट कैपेसिटी को एक्चुअल जो बना रहे हो आप प्रोडक्शन बजट से जो एक्चुअल निकलता है उसको आप डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हो कि प्लांट कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना है परसेंटेज में। 100% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है। द मोमेंट इट क्रॉसेस 100% मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करके पहले प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन कैरी आउट दिस बजट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। एस्टिमेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी टू मीट द बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है, कितनी कैपेसिटी लगेगी बजटेड प्रोडक्शन करने के लिए वो आपको यहां पता चलेगा। शोज फोरकास्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी अवेलेबल फॉर मीटिंग द बजटेड प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेस्ड इन वर्किंग आवर्स। अब मशीनरी है तो आवर्स में भी हो सकता है या यूनिट्स में या कोई भी बेसिस पे आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या टाइप का प्रोडक्शन है, लेबर ओरिएंटेड है, मैकेनिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, क्या है, उसके हिसाब से आप एप्रोप्रिएट यूनिट्स में उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। तो ये है प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बजट। ठीक है, तो ये तीन था।
और फिर ओवरहेड बजट आता है, मैंने दिया नहीं है क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही बेसिक है। ओवरहेड बजट, ठीक है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, ठीक है, सब आप बेसिक में पढ़ चुके हो, कुछ खास बताने के लिए है नहीं। तो ये हो गया अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, उसके अंदर के सारे टाइप्स अपने हो गए। अब आते हैं सेपरेट बेस पे फाइनेंशियल बजट, ठीक है, जो सेपरेट टाइप था फाइनेंशियल बजट, ठीक है, दो टाइप पड़े थे, कैश बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैश बजट तो एक ही साल का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट लॉन्ग टर्म बजट्स में आता है, ठीक है। चलिए कैश बजट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैश बजट बोलो कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है एंड इवन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन भी हो सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप कितने साल का बजट कर रहे हो, जितने भी साल का बजट पीरियड है उसके हिसाब से आप कैश बजट बनाते हो। फिर एक कौन बनाता है, चीफ अकाउंटेंट, ठीक है, ध्यान देना हर जगह ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इनका आपको हाईलाइट करना है। चीफ अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द कैश बजट। फिर है क्या बताता है ये, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, कितना पैसा कहां से आने वाला है, क्या कैश पोजीशन आपकी होने वाली है, कितना कैश बैलेंस आपका होगा एट अ एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड, ठीक है। शोज फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, एक ड्यूरेशन के अंदर क्या आपका फाइनेंशियल पोजीशन होगा, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, और आफ्टर द पीरियड कितना कैश बैलेंस आपके पास होगा। नॉर्मली ये दो पार्ट्स में बनता है, कैश अकाउंट आपने बनाया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक है रिसीट, एक है डिसबर्समेंट यानी पेमेंट्स। अब रिसीट्स बताओ मुझे कहां कहां से आता है, कैश फ्लो आप पढ़ चुके हो, कैश फ्लो फंड फ्लो आप पढ़ चुके हो, ये वही है, ठीक है। नॉर्मली मंथली बेसिस पे बनता है, तो मंथली बेसिस पे आप देखो कितना कैश सेल है, कितना डेटर से आपका कलेक्शन आएगा। कमाई के कैश फ्लो के नॉर्मली दो ही इनफ्लो होते हैं, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश बजट, ठीक है। और पेमेंट्स आपको पता ही होंगे बहुत सारे होते हैं, कैश परचेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एम्प्लॉई का पेमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे जो और खर्चे होते हैं, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें आएंगे, ठीक है। तो ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। फिर है मेथड्स क्या है, कैसे बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कैश बैलेंस कितना है, ठीक है। तो तीन इसमें मेथड्स हैं, क्वेश्चन आ सकता है, रिसीट एंड पेमेंट मेथड नंबर 1, नंबर 2 एडजस्टेड P&L मेथड एंड थर्ड इज बैलेंस शीट मेथड। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट आपको याद आ गया होगा, रिसीट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट और एडजस्टेड P&L मेथड, ठीक है। तीन मेथड से कैश बजट आप बना सकते हो। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नंबर 1 इज रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट ये एग्जैक्टली सिमिलर है टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप एक बनाते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप क्या बनाते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो और इवन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है, तीनों जो आप हेड्स बनाते हो। तो आप जो डायरेक्ट मेथड बनाते हो, डायरेक्ट मेथड क्या बनाते हो, डायरेक्ट मेथड में एग्जैक्टली नाम लिखते हो, कहां से पैसा आने वाला है, कहां पैसा जाने वाला है, एग्जैक्टली नाम आता है, ठीक है। तो ये अगर आप एग्जैक्टली कैश कहां से आ रही है ये निकाल रहे हो, एग्जैक्टली कैश कहां जा रही है ये निकाल रहे हो, तो ये होता है रिसीट एंड पेमेंट मेथड, ठीक है। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश अकाउंटिंग, ठीक है, कंसिडर्स ओनली द कैश आइटम, नॉन कैश आइटम यहां नहीं आते, नॉन कैश आइटम यहां नहीं आते, सीधे कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, मतलब सारे आइटम्स कैश वाले ही होते हैं, नॉन कैश आइटम कुछ नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालते हो। ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस जो आपको पता रहता है, पिछले साल का क्लोजिंग, बजटेड पीरियड का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, बजटेड पीरियड का ओपनिंग, ठीक है, आपको पता रहता है एक्चुअल। फिर आप एस्टिमेट करते हो कैश रिसीट जो ऊपर पड़ा, फिर आप एस्टिमेट करोगे कैश पेमेंट, रिसीट ऐड होती है कैश बैलेंस में, पेमेंट्स माइनस होती है, बेसिक्स, और फिर आप इक्वल टू दबाओगे तो आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस पता चलेगा एट द एंड ऑफ बजटेड पीरियड, एट द एंड ऑफ बजटेड पीरियड, ठीक है। तो ये होता है। अब ये मुझे बताओ, डायरेक्ट मेथड में भी तो यही करते हैं, याद आ रहा है कुछ, आप जो निकालते हो नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, याद आ रहा है, नेट चेंजेस आप निकालते हो, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये वही है। फिर आप ऐड ओपनिंग करते हो इज इक्वल टू क्लोजिंग करते हो, याद आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वही है,
नॉर्मल फॉर्मेट में है, कैश फ्लो में थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। तो आप डायरेक्ट कैश रिसीट, डायरेक्ट कैश पेमेंट ले रहे हो, इसलिए डायरेक्ट मेथड से एग्जैक्टली मिलता जुलता है और इसलिए नाम भी क्या है, रिसीट एंड पेमेंट। एक एक रिसीट का नाम आता है, एक एक पेमेंट का नाम आता है ऑन द फेस ऑफ कैश बजट, और इसलिए इसको कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट मेथड। ठीक है। सेकेंड है जो सिमिलर है टू इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो AS3 भी बोलता है कि इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखते हैं, आप नेट प्रॉफिट जो होता है फॉर द ईयर, उस साल का जो नेट प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर को आप कुछ आइटम्स के लिए एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करते करते आप कैश निकालते हैं, नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि नेट नेट कैश आई या नेट नेट कैश गई, फिर आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्ट करते हो तो आपको पता चलता है। तो देखो मैंने आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट बताया कि कैश फ्लो आप ऐसा करते हो कि ये नेट चेंज आप निकालते हो, नेट चेंज को आप डिवाइड करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग तो डायरेक्ट मेथड से ही होती है, आपने बचपन में पढ़ा है। ऑपरेटिंग में दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड जो आप फॉलो करते हो, जो कैसे करते हो, नेट चेंज कैसे निकालते हैं हम, ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मली दिया रहता है, बट यहां हम क्लोजिंग निकाल रहे हैं। कैश बजट में हमको क्लोजिंग निकालना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है, आप सिर्फ टैली करते हो, नेट चेंज का पूरा बाइफिकेशन देते हो। यहां ओपनिंग पता है, नेट चेंज आप निकाल रहे हो और फिर एड लेस करके आप क्लोजिंग निकालोगे। ठीक है। और नेट चेंज कैसे आता है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि जो नेट प्रॉफिट होता है फॉर द ईयर, उस साल का जो भी प्रॉफिट है उसको आप कन्वर्ट करते हो कैश फ्लो में। नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हो कैश फ्लो में बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स, नंबर 1 चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, याद आ रहा है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का जो नेट चेंज है उसको आप एडजस्ट करते हो। और फिर है नॉन कैश आइटम या पार्टली नॉन कैश आइटम्स को आप एडजस्ट करते हो। और ये सब एडजस्ट करने के बाद क्या होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो जो भी होगा, तो वो आप यहां बीच में यूज करोगे, वो एडलेस होगा और आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश पता चलेगा। समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये दो मेथड बेसिकली, ठीक है, रिवीजन है कैश फ्लो की। तो डायरेक्ट मेथड आप यूज कर रहे हो तो रिसीट एंड पेमेंट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड पीएनएल। देखो नाम में ही मीनिंग है एडजस्टेड पीएनएल, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में आप करते ही क्या हो, पीएनएल को एडजस्ट करते हो। पीएनएल फॉर द ईयर जो होता है उसको एडजस्ट कर करके कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, इसलिए नाम क्या है, एडजस्टेड पीएनएल मेथड। तो ये दो तो सिंपल है, और थर्ड तो एकदम बचपन है, एकदम ईजी है, आपको सबसे ज्यादा पसंद यही आएगी, बैलेंस शीट मेथड। इसमें क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट मेथड में बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यू कॉल इट लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड यू कॉल इट एसेट्स। तो आप क्या करते हो, कैश भूल जाओ, कैश के अलावा सब कुछ फोकस करो। कैपिटल फोकस कर लो, लाइबिलिटीज फोरकास्ट कर लो, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट फोकस कर लो, करंट एसेट दूसरे अदर देन कैश सारे फोरकास्ट कर लो, और फिर बैलेंस निकाल लो और बैलेंसिंग फिगर को कैश ले लो। सबसे मतलब आलस वाला तरीका। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है कौन सी मेथड में कैश को बैलेंसिंग फिगर लिया जाता है, अंडर बैलेंस शीट मेथड। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक तो मेथड्स के नाम आ सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव आ सकता है, या कोई और चौथा नाम दिया रहेगा कि भाई इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो तीन कौन से मेथड्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, चौथा जो डमी नाम दिया जाएगा वो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन से मेथड में बैलेंसिंग फिगर लिया जाता है कैश को, तो वो आएगा बैलेंस शीट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि कैश छोड़ के बाकी सब एलिमेंट फोरकास्ट कर दो एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट एज ऑन अ डेट होती है। आई होप इतना बेसिक आपका क्लियर होगा। तो एज ऑन द एंड ऑफ बजट पीरियड आप सारे एसेट लाइबिलिटी फोरकास्ट कर लो। फोरकास्ट ऑल आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैश। ठीक है, विच इज टेकन एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं कि अगर बैलेंसिंग करते वक्त लाइबिलिटी आर मोर देन एसेट, लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है। ऑब्वियसली आपने एक एसेट नहीं लिया है तो एसेट कम होने चाहिए। ये नॉर्मल सिचुएशन है कि अगर लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है। एसेट कम क्यों है सर, क्योंकि आपने कैश तो लिया ही नहीं। तो नॉर्मल सिचुएशन होगी, तो वो जो एसेट जो शॉर्ट है उसको आप क्या करोगे, कैश बैलेंस नाम दे दोगे। पर उल्टा भी हो सकता है कि अगर लाइबिलिटी कम है एसेट ऑलरेडी ज्यादा है। अरे एसेट ऑलरेडी ज्यादा है तो कैश कैसे आएगा वहां पे, बैलेंसिंग लेजर बैलेंसिंग आती होगी ना आपको। तो एसेट ऑलरेडी ज्यादा है तो मतलब लाइबिलिटी कम है, लाइबिलिटी साइड कैश बैलेंस थोड़ी आता है। तो लाइबिलिटी में आपको क्या लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट। कैश बैलेंस नेगेटिव जब होता है, बैंक बैलेंस जब नेगेटिव होता है, व्हाट वी कॉल इट ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो यू हैव टू अज्यूम इट एज अ ओवरड्राफ्ट। मतलब कैश बैलेंस है ही नहीं
कैश बैलेंस जीरो है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, करंट अकाउंट होगा आपका ओवरड्राफ्ट में है, ऐसा आपको अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट, तो लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, एसेट जितने कम है वो कैश मान लो, और अगर लाइबिलिटी कम है, एसेट ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब लाइबिलिटी कम है, तो लाइबिलिटी साइड में आपको ओवरड्राफ्ट अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, और वो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये था आपका बैलेंस शीट मेथड। तो 3 टाइप्स हो गए ऑफ कैश बजट्स, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट, एडजस्टेड पीएनएल एंड बैलेंस शीट मेथड, ठीक है, तीनों अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ा दिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है मास्टर बजट, ठीक है। तो अभी तक जो ऊपर इतना सारा पड़ा था बीच में वो था फंक्शनल बजट, और फंक्शनल बजट का ही दूसरा टाइप क्या आता है, मास्टर बजट, ठीक है। मास्टर बजट बेसिकली क्या है, समरी और अक्यूमुलेशन और कल्मिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट। सारे फंक्शनल बजट को अगर आप जोड़ दो, एक फॉर्मेट में दे दो, तो वो होता है आपका मास्टर बजट, ठीक है, टोटलिटी में होता है। तो क्या फीचर्स हैं इसके, नंबर 1 ये समरी है ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, ठीक है, समरी है, समरी स्टेटमेंट्स हैं मास्टर बजट, ठीक है, जो खुद कुछ नहीं है, अलग अलग फंक्शनल बजट को जोड़ के बनाया जाता है। फिर कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसी को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद आ रहा है, इसी को आप क्या कहते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फॉर्मेट मास्टर बजट का वैसे ही रहता है, 3 इसमें पार्ट्स होते हैं। फिर है कौन बनाएगा, बजट कमेटी, याद आ रहा है, बजट कमेटी पढ़ा ना, तो बजट कमेटी का यह जिम्मेदारी है कि वो मास्टर बजट बनाए, ठीक है। और क्या बताएगा मास्टर बजट, इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन टू द डेप्थ अप्रोप्रिएट फॉर द टॉप मैनेजमेंट। तो मास्टर बजट आप किसके लिए बनाते हो, टॉप मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो एक अंदाजा लें कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस होने वाला है, अपने पॉलिसीज या उनके जो टारगेट्स हैं, उनका जो विजन मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग या एवेल्युएशन के लिए मास्टर बजट बनता है। तो मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, ध्यान देना है। बेस्ट मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक पोजीशन, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक पोजीशन अगर पता करना चाहते हो कोई एक कंपनी का, तो आप उसका मास्टर बजट देख सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या उनका इकोनॉमिक पोजीशन है एट माइक्रो लेवल, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हैं मास्टर बजट के। अब आगे बढ़ते हैं, अब है बेस्ड ऑन कैपेसिटी, ठीक है, आगे टाइप्स को बढ़ाते हैं। बेस्ड ऑन कैपेसिटी, तो अगर आप एक ही कैपेसिटी पे बना रहे हो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स बजट, एक से ज्यादा कैपेसिटीज पे बना रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट भी होता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं मार्क्स। नंबर 1 बोलो, फिक्स बजट क्या होता है, जो एक फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाया जाता है, फिक्स्ड आउटपुट लेवल पे आप बनाया जाता है और एक ही लेवल पे बनाया जाता है, इसीलिए इसका ये ड्रॉबैक है कि एक ही लेवल पे बनता है। अब अगर आपका एक्चुअल वॉल्यूम अलग है बजटेड से, तो 2 अलग अलग वॉल्यूम्स के बजट्स और एक्चुअल को कंपेयर करके आप करोगे क्या, हासिल क्या होगा। सपोज आपने टारगेट रखा मुझे 60 मार्क्स लेने, कितने में से, 100 में से, अगर आपका एक्चुअल पेपर 120 मार्क का आया तो क्या टारगेट 60 लेके चलोगे क्या, अरे बेस ही अलग हो गया ना। आप ये 60 मार्क्स का टारगेट रखते ही क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 100 मार्क का ही पेपर है। अरे पर पेपर अगर 100 का नहीं है, 80 या 120 का निकला तो, समझ में आ रहा है, तो ये है। तो अगर बेस ही अलग है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, आपके डिसीजन सारे गलत हो सकते हैं। तो इसका काफी लिमिटेड यूज है, ये ऐसे बिजनेस में यूज किया जा सकता है जहां कोई बदलाव नहीं होता, जो कि बहुत रेयर है। इंडिया में खासकर तो ऐसा होता ही नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज्यादा डायनेमिज्म है, चीजें बदलते रहती हैं, कुछ भी फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा ऐसा बजट है जो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स बजट। फिर है कि ये सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए ठीक है, कि जो फिक्स एक्सपेंसेस है जो कि टोटलिटी में फिक्स होते हैं, याद आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए आप फिक्स बजट यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीजें बदलती है, सेल्स बदलता है, वेरिएबल कॉस्ट बदलते हैं, सारे कॉस्ट बदलते हैं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है जो आप फिक्स मान सकते हो, तो उसके लिए आप फिक्स बजट बना सकते हो। फिर है जो मैंने बताया कि ड्रॉबैक क्या है इसका, इफ एक्चुअल लेवल इज डिफरेंट, एक्चुअल लेवल अलग है, बजटेड लेवल अलग है, तो फिर कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है। कंपैरिजन इज नॉट मीनिंगफुल, कंपैरिजन इज नॉट मीनिंगफुल। तो ये इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, और इसलिए बहुत ही लिमिटेड वे में यूज किया जाता है। और कहां यूज किया जाता है, फिक्स्ड एक्सपेंस के बजट में, यानी कि ओवरहेड के बजट में आप बोल सकते हो। फिर है फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट्स, ठीक है, ऑब्वियसली चेंजेस विद द चेंजेस इन आउटपुट, ये बदलता है,
ये अलग अलग आउटपुट के लिए आप बनाते हो, मल्टीपल आउटपुट लेवल के बनाते हो, और एग्जैक्टली आप इसको बदलते भी हो। मतलब इनिशियली आप अलग अलग लेवल्स पे बनाओगे, पर इसमें भी सेम होगा कि अगर आप 3 लेवल्स पे बना रहे हो, 50,000, 60,000, 70,000, अब एग्जैक्टली 50, 60, 70 थोड़ी आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा, 55,000, 65,000, 75,000, अलग अलग कोई ना कोई एग्जैक्ट बीच में ही आएगा। तो आप अपने एग्जिस्टिंग बजट को बदलते हो, रिवाइज करते हो फॉर एक्चुअल लेवल। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हो अंडर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। याद आ रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग, बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज होती है। एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन बिहेवियर। आप देखते हो फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, सेमी वेरिएबल क्या है, और उनके बिहेवियर के हिसाब से आप एक्चुअल आउटपुट लेवल पे बजट्स को मतलब बदलते हो। ठीक है। चेंजेस विद द चेंजेस आउटपुट डिजाइन टू गिव बजटेड कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एनी ऑड 55,555 भी अगर आपके यूनिट्स बने, एग्जैक्टली उतने आउटपुट के लिए भी आप फ्लेक्सिबल बजट डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो। एनी लेवल ऑफ आउटपुट के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट। फिर है टेलर मेड फॉर बजट फॉर पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए आप टेलर मेड खुद बना सकते हो या उसको रिवाइज कर सकते हो। फिर है बेस्ड ऑन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर बोले तो फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो आप बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो, तो बहुत आसान हो जाता है। आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट के लिए वो बिहेवियर को फोकस कर सकते हो और अपना बजट फिर से बना सकते हो। और फिर है कि ये एक्चुअल कॉस्ट बताता है, एक्चुअल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल लेवल पे, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट पे एक्चुअल कॉस्ट तो होता ही है। ध्यान दो, एक्चुअल जो कॉस्ट आपको लगा है दैट इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो तो एक्चुअल पे ही होता है। एक्चुअल कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन द एक्चुअल आउटपुट। प्रॉब्लम किसका है? बजटेड का। तो इज कंपेयर्ड विद बजटेड कॉस्ट एट एक्चुअल लेवल। तो बेस मैच होता है, फ्लेक्सिबल बजट में बेस मैच होता है, और बेस दोनों में क्या है? एक्चुअल लेवल है। तो एक्चुअल कॉस्ट एट एक्चुअल लेवल इज कंपेयर्ड विद बजटेड कॉस्ट एट एक्चुअल लेवल। तो बेस एक्चुअल का है तो आप कंपेयर कर सकते हो, मीनिंगफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पे बेस सेम है। बेस सेम है तो सब कुछ कंपैरिजन लॉजिकल है और आप डिसीजन ले सकते हो। और फिर है ये स्टैटिक बजट का एग्जैक्टली उल्टा है, यानी फिक्स बजट का एग्जैक्टली उल्टा है। वो स्टैटिक रहता है, कुछ भी हो जाए, पर ये बदलता है। सिचुएशन के हिसाब से आप बदल सकते हो, अलग अलग लेवल के हिसाब से आप इसको टेलर मेड करके बना सकते हो और फिर कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन इससे आता है, एक आध क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। आगे बढ़ते हैं। फिर है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। बहुत सिंपल है, इस पे मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। क्या है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई बजट बन रहा है दैट इज कॉल्ड ए शॉर्ट टर्म बजट। जैसे कि सारे अपने फंक्शनल बजट, सारे के सारे फंक्शनल बजट जो है वो एक ही साल के होते हैं, तो वो सारे शॉर्ट टर्म बजट हैं। और कुछ बजट लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वो हो सकता है 1 साल से ज्यादा लंबा हो, 5 साल का भी बना सकते हो। R&D का भी बजट 5-10 साल का बन सकता है। तो कुछ कुछ बजट्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड फॉर पीरियड लेस देन 1 ईयर, ये नॉर्मल दिया है। नॉर्मल 1 साल से कम शॉर्ट टर्म रहता है, और मोर देन 1 ईयर है तो लॉन्ग टर्म बोलते हैं। फिर है यूजफुल फॉर लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल। शॉर्ट टर्म बजट्स लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए होते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके लिए शॉर्ट टर्म बजट्स होते हैं। और यहां काई के लिए होते हैं लॉन्ग टर्म बजट्स, काई के लिए होते हैं? फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। ऑब्वियसली जब भी आप प्लानिंग करते हो लॉन्ग टर्म ही प्लानिंग करोगे ना, 1 साल की प्लानिंग क्यों करोगे? अगर मैनेजमेंट प्लानिंग करने बैठी है 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना। ठीक है, फिर उसको डिवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन ओरिजिनल प्लानिंग इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, विजन मिशन इज ऑलवेज ऑफ लॉन्ग टर्म। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने बता दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। एक्सेप्शनल ये 2 बजट्स हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं और फिर उसको डिवाइड किया जाता है शॉर्टर टर्म्स के लिए, पर ओरिजिनली फोरकास्ट होते हैं फॉर लॉन्गर टर्म। तो कुछ खास पूछने लायक है नहीं। और फिर है लास्ट टाइप, बेस्ड ऑन कंडीशंस, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन या जो भी बिजनेस कंडीशंस है। तो एक है बेसिक बजट, जो आप करंट सिचुएशन को इग्नोर करके बनाते हो, एक आइडियल सिनेरियो के हिसाब से बनाते हो, आइडियलिस्टिक चीजें आप बनाते हो, तो होता है बेसिक बजट, जो करंट सिचुएशंस को कंप्लीटली इग्नोर करके बनाया जाता है, स्टैंडर्ड वे में बनाया जाता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल वे में। प्रिपेयर्ड फॉर यूज अनऑल्टर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये उन फील्ड्स में है जहां सब चीजें स्टैटिक रहती हैं, चीजें बदलती नहीं है, तो आप बेसिक बजट बना के अनऑल्टर्ड वे में लॉन्गर पीरियड के लिए उसको यूज कर सकते हो। पर अगर आपकी फील्ड बहुत डायनेमिक है, खासकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन या स्टार्टअप ड्रिवन अगर आपकी
ये है फील्ड है, तो वहाँ तो हर बार बदलाव आते रहता है। फिर है डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द करंट सिचुएशन, ठीक है, करंट सिचुएशन कंप्लीटली आप इग्नोर करते हो एंड इज अटेनेबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, सब जो आप प्लान कर रहे हो एग्जैक्टली वैसी ही चीजें हैं तो ये अचीव हो जाएगा। बट अगर जो आप सोच रहे हो और एक्चुअली जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि आपका एनवायरमेंट डायनेमिक है, तो ये बेसिक बजट आपके कोई काम का नहीं है। तो काम का क्या है? करंट बजट, जो करंट कंडीशन के हिसाब से कस्टमाइज वे में आप रेलेवेंट बजट अपने लिए बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज करंट बजट, क्योंकि वो करंट कंडीशन करंट सिचुएशन के हिसाब से बनाया जाता है। रिलेटेड टू करंट कंडीशंस, शॉर्टर पीरियड, ऑब्वियसली करंट कंडीशन शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है, एंड मोस्ट यूजफुल देन बेसिक बजट, ठीक है, मोर यूजफुल देन बेसिक बजट। बेसिक बजट का बहुत ही लिमिटेड यूज है, जैसे फिक्स बजट मैंने बताया बहुत ही लिमिटेड यूज है, वैसे ही बेसिक बजट बहुत लिमिटेड यूज के लिए होता है। ज्यादा यूज क्या होता है? करंट बजट, क्योंकि वो आपको सूट करता है, आपकी कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। एक आध दो टॉपिक्स और होंगे, आप मॉड्यूल से पढ़ लेना, मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि फिर कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है, आपने सुना ही होगा, जीरो बेस्ड बजटिंग ऑल्सो नोन एज डी नोवा बजटिंग, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ऑल्सो नोन एज डी नोवो या डी नोवा बजटिंग, ठीक है। तो बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी बेस, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बजटिंग क्या होती है? हर साल जो बजट बनता है उसको इंक्रीमेंटल वे में बनाया जाता है, पिछले साल का बजट प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस परसेंटेज, तो नॉर्मली यही चलता है, फिक्स को फिक्स रखा जाता है और वेरिएबल में कुछ परसेंटेज जो भी है ऐड किया जाता है बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। तो नॉर्मली कन्वेंशनली बजट जो बनते हैं वो पास्ट को बेस मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि जो पिछले साल लगा है उतना तो लगेगा ही, अज्यूम करके चलते हैं कि पिछले साल जो लगा था उतना तो लगेगा ही, पिछले साल को जस्टिफाई नहीं करते, पिछले साल को इवैल्यूएट नहीं करते कि ये इसकी फिर से जरूरत है या नहीं है, वो अज्यूम कर लेते कि ये तो है ही, इसमें बस क्या बदलाव होगा वो सोचेंगे, मतलब ये इंक्रीमेंटल अप्रोच से बनता है ट्रेडिशनल, तो ये गलत होता है। काफी गलत खर्चे हुए वो भी आप कंटिन्यू कर लेते हो, जबकि आपको बंद कर देना चाहिए। काफी और खर्चे करने होते हैं जो आपने पिछले साल नहीं किए, फिर वो कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाते, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अपनी गलतियां कभी पकड़ ही नहीं पाते, गलतियों को सुधार नहीं पाते हो, ठीक है। तो डी नोवो बजटिंग दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर यू, कि आप जीरो बेस मानो, ऐसा समझ लो कि आपका पहला साल है, ऐसा समझ लो ये खर्चा पहली बार कर रहे हो, ऐसा समझ लो आप प्रोडक्शन पहली बार कर रहे हो, ये बिजनेस पहली बार कर रहे हो, आपका जैसा फर्स्ट ईयर होता है वैसे सोच के आप करो, ठीक है। तो बजटिंग फ्रॉम बिगनिंग विदाउट रेफरेंस टू एनी बेस पास्ट बजट, ठीक है, पास्ट का कोई बेस बजट आप मत लो, फर्स्ट ईयर है ऐसा मान के जीरो बेस लेके आप करो, इसलिए नाम क्या है? जीरो बेस बजटिंग। फिर है शार्पली कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रॉम द कन्वेंशनल बजटिंग, ठीक है, पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पूरा उल्टा है, कन्वेंशनल से बिल्कुल अलग अप्रोच से ये बनता है। बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट एवरी रूपी ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, हर एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि खर्चा क्यों किया जाए। पहले तो बताओ क्यों किया जाए, कितना किया जाए वो तो चलो एक सेपरेट डिस्कशन हो गया, कितना किया जाए वो हम बाद में नेगोशिएट करेंगे, पहले बताओ इस खर्चे की जरूरत क्या है, उसके बिना हम प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते। तो आपको पहले जस्टिफाई करना पड़ता है वेरी इंक्लूजन ऑफ दैट कॉस्ट इन द बजट, और फिर हम देखेंगे कितना खर्चा कितना बजट उस पर एलोकेट करना है, तो इसमें जस्टिफाई करना पड़ता है। अब क्योंकि जस्टिफाई करना पड़ता है तो काफी जगह पे आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, मतलब वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था अपने आप डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो वेस्टफुल एक्सपेंसेस बिकॉज यू कैन नॉट जस्टिफाई विल बी डिसकंटिन्यूड, और कुछ नए टेक्निक्स आप ढूंढोगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज सुटेबल नहीं है तो आप नया ढूंढोगे ना, रिसर्च होगा, एफिशिएंसी बढ़ाओगे, समझ में आ रहा है। तो ये होगा आइडेंटिफाइज ऑल्टरनेटिव एंड एफिशिएंट मेथड्स ऑफ यूटिलाइजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन द इफेक्टिव मैनर। तो आप क्रिएटिव बन जाओगे, कि यही चीज कम खर्चे में कैसे कर सकते हैं, यही खर्चा न करे तो कुछ और तरीके से कर सकते हैं क्या। आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी ढूंढते हो, सब्स्टिट्यूट्स और इंप्रोवाइज प्रोडक्ट्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट अप्रोच विच प्रोवाइड्स क्रेडिबल रैशनल फॉर रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो ये आपको एक रैशनल देता है, आपको एक रीजन देता है कि क्यों हम एलोकेशन बदलें, क्यों हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम खर्चा करते हैं वो यहां से हटा के यहां करें, क्यों ये प्रोजेक्ट बंद करके यहां पैसा लगाएं। तो जब भी आप रिसोर्सेज रीएलोकेट करते हो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रैशनल, तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देगा कि क्यों हम पैसा इधर से बंद करके उधर करें। तो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है, रिजिड नहीं है,
नॉर्मली ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, रिजिड हो जाते हैं, नहीं नहीं यार स्टार्ट कर दिया है प्रोजेक्ट, अब बीच में बंद नहीं कर सकते, नहीं यार हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम बीच में कैसे बंद कर सकते हैं, तो आप फिक्स हो जाते हो, तो गलत है वो, गलतियां कंटिन्यू मत करो, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट अप्रोच जीरो बेस्ड बजटिंग से आ जाती है। आप हर चीज को जीरो बेस से सोचते हो और कोई भी चीज बंद करने में हिचकिचाते नहीं हो, बहुत मतलब डिसीजन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इसमें। तो ये होता है सर जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एवरी रूपी को जस्टिफाई करना पड़ता है, अदर नेम है डिनोवा बजटिंग, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट अप्रोच हो जाती है, ठीक है। ये सारे उसके फीचर्स हैं। तो ये था सर आपका बजटिंग, ये था आपका बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आई होप काफी डिटेल में मैंने कवर कर लिया है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर हो गया अच्छे से। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आध दो टॉपिक और आप पढ़ सकते हो, परफॉर्मेंस बजटिंग और एक वैरिएंस करके दिया हुआ है, छोटा सा आधा पेज है, पढ़ लेना, कुछ खास उसमें भी है नहीं, ठीक है। बाकी पूरा टाइप्स ऑफ बजट्स मैंने सारा कवर किया है, और इवन इंट्रोडक्शन का जो बेसिक पार्ट था, एडवांटेज ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ पूरा मैंने कवर किया है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना, पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच।